नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टाफ हिमाचल के इस मंच पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एचपीएस मेंस एग्जाम कंडक्ट किया गया। एचपीएस जीएस1 पेपर का हिस्ट्री का भाग मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। चलिए बिना समय गवाए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ये पहला सवाल था जो पेपर में पूछा गया था और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में 4 मार्क्स में पूछा गया, जिसको आपको 60 शब्दों में लिखना होता है। एक बार देखिए ये क्वेश्चन क्या था। डिस्कस क्रिटिकली लाला लाजपत राय व्यूज अबाउट स्वराज। ठीक है, अब यहां पे आप देखें ये क्या है कि लाला लाजपत राय, अगर आप देखें वैसे तो हम क्या करते हैं कि 4 मार्कर्स में हम इंट्रोडक्शन अवॉइड करते हैं, है ना, हम यही करते हैं, इंट्रोडक्शन अवॉइड करते हैं। लेकिन इफ पॉसिबल जो शख्सियत जिनके बारे में यहां पे पूछा गया है, आप पहले उनके बारे में बता सकते हैं कि लाला लाजपत राय ही लिव्ड इन दिस टेन्योर 1865 से 1928 तक जीवित रहे, इन्फ्लुएंशियल इंडियन नेशनलिस्ट लीडर थे ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के। ठीक है, और एक बहुत ही जानी मानी हस्ती थे भारत की आजादी की स्ट्रगल में, जिनका योगदान बहुत बड़ा था। अब चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो ऑप्शन नहीं है कि आप कोई बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका बांध सके पेपर के अंदर, तो आप क्या करेंगे यहां पर आप एक चीज करेंगे कि यहां पे लाला जी का एक कोट दे देते हैं हम, लाला लाजपत राय जी का एक कोट जो उनके थोड़े विचारों को समझाए, क्योंकि व्यूज है ना, तो व्यूज देखो। लाला जी once said, if I had the power to influence Indian journals, I would have the following headlines printed in bold letters on the first page: milk for the infants, food for the adult and education for all। आप इसमें ये देखें कि ये जो है ना, इसमें कहीं एग्जैक्टली ये लाला लाजपत राय जी के स्वराज के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं स्वराज शब्द इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब भी एक बेहतर दिन आएगा, जिस दिन स्वराज आएगा, उस दिन लाला जी सपना क्या देखते हैं, वो सपना इसमें झलकता है इस कोट में कि अगर मैं सारे जो न्यूज़पेपर्स है या जर्नल्स है उनको प्रभावित कर सकता, तो बड़े बड़े शब्दों में लिखवा देता कि भाई बच्चों के लिए दूध, बड़ों के लिए खाना और सबके लिए एजुकेशन। मतलब ये चाहते थे लाला जी, ये उनकी अप्रोच में था। तो बेसिकली अगर हम उनकी स्वराज के बारे में उनका जो विचार है उसमें देखें, तो उनका मानना था कि राजनीतिक बदलाव होना चाहिए। ये जो ब्रिटिश राज बैठा है जिसमें भारतीयों को लॉ मेकिंग में कोई रोल नहीं दिया गया, तो वो बदलाव होना चाहिए। आर्थिक हालात बदलने चाहिए, सामाजिक हालात बदलने चाहिए, और अपने हाथ में, देश के लोगों के हाथ में ये आना चाहिए जिससे कि देश का जो है वो ऊपर उठ सके। ठीक है, तो इस पर उन्होंने जोर दिया था। लाला लाजपत राय ये भी चाहते थे कि सिर्फ अंग्रेजों का राज खत्म ना हो, फॉरेन रूल खत्म ना हो, उसके अलावा उसको बदल के हिंदुस्तानी रूल आ जाए। सिर्फ यही नहीं चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि समाज में आर्थिक स्थिति बदले, समाज में न्याय हो, समाज में लोगों को एजुकेशन मिले और ये देश एकजुट हो, ये वो चाहते थे। मतलब ये जो कोट है ना, वो उनकी सोच को दर्शाता है, तो वो सोच जो है वो यहां पे है। ठीक है, अब क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि लाला लाजपत राय जो है कि ये जो विजन था, जो उनकी सोच थी, ये इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल थी, क्योंकि अगर अंग्रेज चले जाते, उसके बाद हिंदुस्तानियों का आना भी था, तो बहुत सारी समस्याएं हैं इक्वालिटी प्रमोट करने में। जब इस देश में कास्ट डिवीजन इतनी ज्यादा हैं और लोगों की कमाई बहुत अलग अलग है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है और रिसोर्सेज भी बड़े अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अपना आंसर लिखेंगे। तो मैंने वही बताया, एक आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अबाउट लाला जी कौन थे वो, क्योंकि बताना जरूरी है। आप किसी एक शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसके बारे में हल्का सा बताएं। आप हमने सिर्फ 1.5 लाइन ली, उसमें ही उनके बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे दी। बाद में उनके विचारों में कहीं उनके विचारों से झलकता है कि उनके विचार क्या है एक बेहतर दिन के लिए, या स्वराज जब होगा तो कैसा होगा, तो वो झलकता है उनके इस कोट में। तो ये कोट देना बहुत जरूरी है, जिससे आप एक ज्यादा बेटर इंप्रेशन डाल सकते हैं एग्जामिनर पे, तो ये ज्यादा फर्क डालता। ठीक है, तो ऐसे कोट्स बहुत जरूरी आपको डाल देने चाहिए। मैंने ये कोट अपनी क्लास में, जो हमने जो प्री ओरिएंटेड जो हमारा कोर्स चलता है, उसमें मैंने ये कोट बच्चों को कराया हुआ है, जो उनकी सोच को दर्शाता है। ठीक है, चलो आगे। गिव एन अकाउंट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो टेन्योर। ठीक है, या पीरियड। एलन बोरो के
कार्यकाल के कुछ 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपको बताने। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना था, बहुत आसान सवाल था। लॉर्ड एलनबरोग तकरीबन 2.5 साल तक भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे रहे, साल 1842 से 1844, 1842 से 1844, पहले तो आप यही लिखते हैं। और खास तौर पे उनका जो था वो मिलिट्री जनरल स्टाइल गवर्नर थे, वो एक मिलिट्री जनरल की तरह थे, गवर्नर कम थे, मिलिट्री जनरल ज्यादा थे, क्योंकि उनको भारत में या एशिया में शांति बनाने के लिए भेजा गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान में लॉर्ड ऑकलैंड अपनी फौज लेके गए थे और वहां बहुत बुरी तरीके से उन्हें मैसेकेयर किया गया था। तो इसीलिए ब्रिटिश मिलिट्री डिजास्टर फेस किया था उन्होंने काबुल में, इसीलिए इनको सब चीजें संभालने के लिए भेजा गया था। वो आए, स्थिति संभालने की कोशिश करते हैं और आगे चल के उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा काम था, ही इज रिमेंबर्ड फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। 1843 में उन्होंने सिंध पे कब्जा किया था। चार्ल्स नेपियर को भेजा था, जाओ सिंध पे कब्जा करने। उन्होंने वहां से मैसेज भेजा था, आई हैव पेक्कावी, पेक्कावी मतलब मेरे पास सिंध है। तो ये उनके कार्यकाल का सबसे इंपॉर्टेंट काम था। फिर उन्होंने मराठा सिंधियास को हराया, सिंधिया घराना था महाराजा ग्वालियर के, उनको हराया था 1843 में, ये 1843 है, ठीक है। तो 1843 में हराया था, जो अंग्रेजों से अपने सारे एसोसिएशन ब्रेक करके आजादी पाने की कोशिश कर रहे थे, उनको हराया था और उनका वो सपना तोड़ दिया था। एक और बड़ी चीज हुई थी इनके टेन्योर में, कार्यकाल में, तीसरी बड़ी चीज, कि दास प्रथा को ऑफिशियली भारत से समाप्त किया गया था, इंडियन स्लेवरी एक्ट इनैक्ट करके इसको खत्म किया गया था। ये तीन हो गए मुख्य, वैसे तो और भी हैं छोटे छोटे, ठीक है। आप पढ़ोगे बहुत सारे, अभी सोर्सेज उठाओगे आप ऑनलाइन, तो उसमें दे देंगे कि डेप्टी मजिस्ट्रेट जो है वो एक नया पद बनाया गया, एक नई क्लास ऑफ ऑफिसर्स, लेकिन उनकी क्या जरूरत है? 3 बड़े बड़े, सिंध पे कब्जा, ग्वालियर को हरा दिया बड़े युद्ध में, दास प्रथा खत्म की, तो बाकी छोटी छोटी चीजों को क्या आपने हाईलाइट करना? उन्होंने 3 ही मेजर इवेंट्स पूछे, ठीक है। और आपके पास 60 वर्ड से ज्यादा लिखने के लिए है भी नहीं, स्पेस ही नहीं है, ठीक है। आगे, थ्रो लाइट ऑन सैलिएंट फीचर्स ऑफ पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। अब पल्लवा के बारे में आपको बताना है। पहली बात तो पल्लवा डायनेस्टी दक्षिण भारत में रूल करती है 3वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में। पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर अपने डिस्टिंक्टिव फीचर, सबसे अलग स्टाइल के लिए जाना जाता है, और इसमें इनोवेशन और ट्रेडिशन, ये दोनों का एक मिक्स है उनके स्टाइल में। बस आप देखो, इंट्रोडक्शन बड़ा क्रिस्प रखा हमने, बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं बताई। ये बोल दिया कि इसके अंदर इनोवेशन देखने को मिलती है और ट्रेडिशन जो है उसमें झलकता है, उन दोनों का एक गठजोड़ है। उसके बाद आ जाओ आप मेन बॉडी में। मेन बॉडी में सैलिएंट फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स में क्या, एक चीज के पल्लवा आर्किटेक्चर में ना आपको अलग अलग प्रकार के मंदिर हैं। कई तो हैं शुरुआत में जिनमें पत्थर को काट करके, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके मंदिर बनाए गए, बाद में छोटे पत्थरों को जोड़ करके भी बनाया गया, स्टोन बिल्ट टेंपल्स भी बनने लगे। तो एक ट्रांजिशन दिखता है, शुरुआत में रॉक कट टेंपल से धीरे धीरे फिर जो है वो स्टोन बिल्ट टेंपल्स बनने लगे, ठीक है। उसके अलावा रिलीफ पोर्ट्रेट्स। अब एक चीज है कि बड़े बड़े आप देखोगे कि जो दीवारों में पत्थर को काट के प्रतिमाएं उभारी गई हैं, ठीक है। रिलीफ पोर्ट्रेट्स आपको दिखेंगे, या तो ऐसा कभी कुशना वंश के समय पे इस तरीके की प्रतिमाएं दिखती थी, या फिर सिर्फ ऐसे मंदिरों में दिखी, कहां जो पल्लवाज ने बनाए उसमें जो है इस तरीके की एक चीज। और तीसरी, द्वारपाल। एक मंडगापट्टू मंदिर है जो राजा महेंद्र वर्मन ने बनवाया था। इसमें द्वारपालों की इमेज दिखाई पड़ती है, 2 द्वारपाल है जो मंदिर के गेट पे जो है वो खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें भी जो उनका शहर होता है उसके बाहर 2 बड़ी प्रतिमाएं लगी होती है, तो ऐसी मंदिरों के बाहर 2 द्वारपाल जो है वो खड़े हुए दिखाए गए। दक्षिण भारत में बाद में यह ट्रेडिशन ही बन गया, लेकिन पहला मंदिर यही था, मंडगापट्टू मंदिर, जिसमें द्वारपाल दिखाए गए थे और ये पल्लवाज के द्वारा बनाया गया था। ये भी एक एसेंशियल फीचर था पल्लवा टेंपल आर्किटेक्चर का। एक और है लायन स्क्रिप्चर। खास तौर पे वैसे कई जानवरों को दिखाया जाता है दीवारों पर, उनकी आकृति दिखाई जाती है पल्लवा मंदिरों में। जैसे कैलाशनाथ टेंपल है कांचीपुरम में, ठीक है, इस पे लायन स्क्रिप्चर दिखता है हर जगह। और लायन बेसिकली ये पल्लवाओं का एक प्रतीक था, सिंह, तो वो दिखाया जाता है, इसीलिए लायन स्क्रिप्चर बड़ा कॉमन है उसमें। एक मोनोलिथिक रथ,
एक पत्थर से बना हुआ पूरा मंदिर जो महाबलीपुरम का है वो मोनोलिथिक रथ आर्किटेक्चर को दिखाता है। कुछ गुफाओं में आगे केव टेम्पल्स, कुछ जो है गुफाओं के भी जो है वो एग्जांपल मिलते हैं, जैसे महिषासुर मर्दिनी केव और वराह केव, ये भी कुछ मंदिर नुमा भी शक्ल है और केव टेम्पल्स है, तो ये भी जो है वो पाए जाते हैं पल्लवा टेम्पल्स में। और अगर हम आखिर में कहें तो वो सम अप करते हैं, 4 मार्क्स में आपको बहुत बड़ा कंक्लूजन नहीं लिखना, क्रिस्प पल्लवा टेम्पल आर्किटेक्चर को आप ये कह सकते हो कि वो अपने आप में एक आर्टिस्टिक ब्रिलियंस थी। हमने बस इतना लिख के खत्म किया। हमने सारे पॉइंट दिए, 1 2 3 4 5, बल्कि हमने 6 पॉइंट दिए। इसमें से आप एक आधा मिस कर सकते हो, 5 पॉइंट भी अगर लिखोगे तो भी अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे चले। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रास बिहारी बोस इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। रास बिहारी बोस का कंट्रीब्यूशन पूछा है कि भारत की आजादी की मुहिम में क्या था। ठीक है, रास बिहारी बोस पहले बता दें इंट्रोडक्शन में, फिर हम इंट्रोडक्शन वही तरीका। एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये वाली अप्रोच को गलत समझते हैं कि वो करते क्या है कि सर इंट्रोडक्शन मेन बॉडी कंक्लूजन क्यों बनाना है। बच्चे एक चीज, एग्जामिनर एक सेट तरीके से आपके पेपर को देखता है। जब वो देखता है तो आप, अगर आपने इंट्रोडक्शन आप उसका देख रहे हो, तो इंट्रोडक्शन जब किसी पेपर में जब दिया जाता है तो वो उम्मीद करता है कि इसमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी नीडफुल इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो आप सबसे पहले दे दोगे ताकि वो इंसाइट पा सके आपके मेन बॉडी में। उसकी जरूरत है पहले, अगर आप नहीं देते तो कैसे पता चलेगा उसे कि किस बारे में आप शुरू करने जा रहे हो अपना आंसर। आप एक एब्रप्ट स्टार्ट करते हो, ये बिल्कुल आपके लिए खराब चीज है, आपको मार्क्स नहीं दिलवाएगी। इंट्रोडक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि आप एक शुरुआत देके एक बेस तैयार करते हो एग्जामिनर के लिए कि मैं इस बारे में आगे बात करने जा रहा हूं मेन बॉडी में। मेन बॉडी में एग्जैक्टली वो चीज आंसर की जाती है जो पूछी जाती है, जैसे कंट्रीब्यूशन है, दैट विल कम इन मेन बॉडी। तो कंट्रीब्यूशंस, गदर मूवमेंट, देखो यहां पे अब ये देखो, रास बिहारी बोस हमने बता दिया पाइवटल फिगर, बहुत ही प्रख्यात हस्ती थे भारत की आजादी की लड़ाई में, और इनको जाना जाता है हार्डिंग बॉम्ब केस की वजह से। हार्डिंग बॉम्ब केस में प्रमुख जो है वो अभियुक्त थे जिनके ऊपर मुकदमे में जिनका नाम आया था, लेकिन वो बचकर निकल गए नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटिश सरकार के कब्जे से बच के। ठीक है, उसके बाद उनके कॉन्ट्रीब्यूशन, अब मेन बॉडी में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन फिर पूछा तो गया है 60 वर्ड्स में, आप ज्यादा नहीं लिख सकते, बस सीधा सीधा क्रक्स बात करो। गदर मूवमेंट में उनकी जो भागीदारी थी तो वो बहुत ही बड़ी थी, गदर में रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग थी। ठीक है, दूसरा जापानियों के साथ कोलैबोरेशन, जापानियों ने इन्हें जब आजाद हिंद फौज बनाई थी तो जापानियों के साथ पहले कोलैबोरेशन किसने किया, इन्होंने, और आगे आजाद हिंद फौज का ग्राउंड वर्क तैयार किया। ठीक है, तो ग्राउंड वर्क तैयार करने की वजह से क्या हुआ कि आगे जब सुभाष चंद्र बोस उसमें आके जुड़े तब तक वो एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बन चुकी थी। तो ये सारे उनके काम है। यही सब है कि जो रास बिहारी बोस को एक विजनरी लीडर बनाती है और जिन्होंने भारत की आजादी के लिए एक बड़ा अच्छा जो है वो बेस तैयार किया। बस सिंपल, कुछ नहीं करना था, रास बिहारी बोस की शख्सियत के बारे में बताना था। नेक्स्ट है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डीकॉलोनाइजेशन, ऑल्सो हाईलाइट द मेजर रीजंस ऑफ डीकॉलोनाइजेशन। अब ऑब्वियस है कि उसने जब डिफाइन करने को कहा है तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस डीकॉलोनाइजेशन को की व्याख्या कर दो। डीकॉलोनाइजेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें जो कॉलोनाइज्ड देश है वो आजादी हासिल करता है और अपनी सोवरेनिटी, अपनी आत्मनिर्भरता हासिल करता है और सेल्फ गवर्नेंस, अपने आप को गवर्न भी करना शुरू करता है और अपने आप को इंपीरियल पावर्स के चंगुल से आजाद करता है। और यही ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट जो है ये 20वीं शताब्दी में शुरू हुई, जिसने दुनिया भर की जो राजनीतिक जो पहले से जो संरचना थी उसको बदल के रख दिया, जो तो ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल के रख दिया। आगे देखें रीजंस ऑफ डीकॉलोनाइजेशन। अब हम मेन बॉडी में आ गए, रीजंस पे आ जाओ। रीजंस, पहले नेशनल एस्पिरेशंस। देखो सबसे पहला डीकॉलोनाइजेशन में जो राष्ट्रवादी आंदोलन उठे अलग अलग देशों में,
सबसे पहला कारण तो यह है, जो राष्ट्र खुद उठना चाहते थे, खड़े होना चाहते थे, आजाद होना चाहते थे, वही राष्ट्र आजादी की तरफ अग्रसर हुए। ठीक है, तो पहले तो इच्छा एक सबसे बड़ी चीज है ना, तो नेशनल एस्पिरेशन होना जरूरी है। तो जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी और जैसे लीडर्स, और घाना में कवामे नकुरमा जैसे लीडर्स, इन्होंने लोगों को उनके हकों के बारे में बताया और यह बताया कि किस तरीके से उनको एक बेहतर कल के लिए जो है वो मांग रखनी चाहिए। फिर दूसरा, वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक चीज हो गई कि जो ये कॉलोनियल पावर्स थी, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड इत्यादि, ये सब देश ये आर्थिक रूप से कमजोर हो गए और राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए। एक चीज थी कि पहले तो ये लोगों को हक नहीं देते थे, जो जिन देशों को कॉलोनाइज कर रखा था उनको कोई हक नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन सब देशों में लोगों ने अपने हक मांगने शुरू कर दिए थे। अपने संसाधन जो उस देश के थे उसमें उस कॉलोनी ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि इन पे हमारा हक है, हमें भी जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करो। अगर वो ये सब हासिल कर लेंगे तो जो देश है जिसने कॉलोनी बनाई है, ठीक है, उसको तो सिर्फ उसके प्रशासन पे खर्चा ही करना पड़ेगा ना, कमाई तो बंद हो जाएगी, क्योंकि कमाई में तो अपना हिस्सा मांगने लगा वो देश जिसको कॉलोनाइज किया गया था। तो आसान सी बात है कि उनके लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन देशों पर कब्जा बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद वो बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि आर्थिक हालात वैसे नहीं रहे। एक तो युद्ध में बहुत पैसा चला गया, और ऊपर से जब ये वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तब तक सब देश, जितने भी कॉलोनाइज्ड देश थे, वहां के लोग अपने हक मांगने लगे थे। वो अपने हक मांगेंगे, अपने संसाधनों पे हक मांगेंगे, तो बहुत ही मुश्किल है किसी कॉलोनाइजर देश के लिए कि वो वहां अपना कंट्रोल बना के रख पाए। तो कुछ सच्चाइयां थी ऐसी जिसकी वजह से ये सब जो है वो स्थिति बदलनी शुरू हुई। फिर ग्लोबल पावर शिफ्ट, ये तो बहुत बस एक ऑब्वियस रीजन है कि जब विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद दो बड़ी शक्तियां बनके उभरी, एक सोवियत यूनियन और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, और सोवियत यूनियन यूएसएसआर। ये दोनों बड़ी ताकत बनके उभरे। ये दोनों पुरानी ताकतों को ज्यादा ताकत बनाए रखने देना नहीं चाहते थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जिन्होंने दुनिया भर के देशों पे कब्जे कर रखे थे, और उन्होंने दबाव बनाया ब्रिटेन, फ्रांस पे कि जहां जहां उन्होंने दुनिया भर में कॉलोनीज बना रखी हैं, देशों पे कब्जे कर रखे, वहां से अपने कब्जे छोड़े, अपना नियंत्रण छोड़े। ठीक है, तो इसी वजह से धीरे धीरे जो है वो कई देश उभरने लगे जो अपनी आजादी, आत्मनिर्भरता मांगने लगे। तो डीकॉलोनाइजेशन अंत में हम खत्म करते हैं, यहां ज्यादा लंबा इस आंसर को जाने नहीं देना, क्योंकि 8 नंबर में पूछा गया था। डीकॉलोनाइजेशन ये एक हिस्टोरिक ट्रायम्फ था, जब कई देश अपनी आजादी पाते हैं, अपनी पहचान पाते हैं। ठीक है, इसने दुनिया को एक नए सिरे से बना दिया, इसको रीशेप कर दिया। ठीक है, और एक बराबरी का भाव इस समय पे उस समय पे आप ये कह लीजिए ग्लोबल मंच पे जो है वो बनना शुरू हुआ। जहां पहले कुछ देश थे जिन पर दूसरे देश राज करते थे, अब वो नहीं थी। अब सब देश बराबरी से दूसरों के कंधे से कंधा मिलाने के लिए खड़े थे। ये इसका एक कॉन्सिक्वेंस निकल के सामने आता है। ठीक है, चलो आगे डिस्कस क्रिटिकली द मेजर ट्राइबल अपराइजिंग, सिविल रिबेलियंस एंड सिपाही म्यूटिनीज इन इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द पीरियड 1757 एंड 1856। अब यहां पे देखो, ये 20 मार्क्स में पूछा गया, इसमें 400 की वर्ड लिमिट है। यहां पे आप क्लियर 3 पार्ट बनाओगे, जहां इंट्रोडक्शन, जिसमें इसका बेस तैयार कर दोगे। ठीक है, कि आप क्या बताने वाले हो मेन बॉडी में। ठीक है, फिर मेन बॉडी में जो पूछा गया है कि आप ट्राइबल अपराइजिंग, सिविल अपराइजिंग, सिपाही म्यूटिनी, उन पर क्रिटिकली डिस्कशन करोगे। ठीक है, तो वो वहां रखोगे, और फिर आखिर में कि क्या इनका असर हुआ इन अपराइजिंग्स का, वो लिखोगे। तो ये इस तरीके से आपको बांटना है। सबसे पहले आप ये कहें कि 1757 से 1856 का जो पीरियड था, वो इस समय पे कई सारी ट्राइबल अपराइजिंग हुई, सिविल रिबेलियन हुए, और इनफेमस सिपाही म्यूटिनीज हुई। ठीक है, जो बहुत ही
जो है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज को हिला के रख देने वाली थी। रीजन था कि बहुत चीजों कई वजहों से जो है लोगों के बीच में गुस्सा और नाराजगी थी कई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ। अब आ जाते हैं अपराइजिंग्स पर, ठीक है। अपराइजिंग में सबसे पहले ध्यान केंद्रित करेंगे जो उसने बोला ट्राइबल अपराइजिंग। ट्राइबल अपराइजिंग थी क्या, पहले तो ये जान लेते हैं उसका नेचर क्या था। ट्राइबल अपराइजिंग्स में जो देश में जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी, इंडिजीनियस कम्युनिटीज, उन्होंने ब्रिटिशर्स के द्वारा उनके इलाकों में जो इन्वेजन या इंट्रूजन किया जा रहा था उसके खिलाफ अपना गुस्सा, अपने ग्रीवियंस प्रकट करने शुरू किए। उनकी जमीनों पर अंग्रेज जो अपना हक जता रहे थे और उनकी जमीनों पर लाके बाहर के लोगों को बसा रहे थे, उस बात से वो लोग नाराज थे। इसी की वजह से क्लैशेस हुए, आर्थिक हालात बिगाड़ दिए गए ट्राइबल लोगों के, उनके ऊपर टैक्सेस थोपे जाने लगे उन चीजों के लिए जो उन्हीं के जंगलों से जो है वो प्रोड्यूस किया जाता था। वो सब कारण था, ठीक है। तो इसी वजह से ये ट्राइबल जो ये मानते थे कि हमारे जंगल, हमारा खेत, हमारे जो पेड़ पौधे खलिहान है, इनको हम जो है इन पे हमारा हक है, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपराइजिंग शुरू की थी। कुछ पॉपुलर अपराइजिंग उसमें है हो अपराइजिंग, जैसे हो ट्राइबल्स ने सिंहभूम इलाके में जब अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमाना चाहा तो उन्होंने 1820 में विद्रोह किया, 1827 तक किया, और ये तब तक चला जब तक अंग्रेजों ने उनको मजबूर नहीं कर दिया कि वो सरेंडर कर दें। उसके बाद संथल 1855 से 56 के बीच में, और इनके ऊपर भी ब्रिटिश सरकार ने जैसे जमीन के ऊपर पॉलिसीज उसको हथियाने की बनाई थी, और जिस तरीके से जो पुराने तरीके थे बंगाल और बिहार के खेती के, वो बदल के रख दिए थे, उसको लेकर विद्रोह किया गया था। भील कम्युनिटी पूरे सेंट्रल इंडिया में और खासतौर के राजस्थान के कुछ अरावली, आप देखें विंध्या, इन इलाकों में पाई जाती थी। इनकी टेरिटरीज में अंग्रेजों ने जबरदस्ती एनक्रोचमेंट शुरू किया और इनके जो ट्रेडिशन और कल्चर के साथ जो है वो छेड़खानी शुरू की। तो इसी वजह से जो है जमीन को लेके और इनकी कल्चर जिसको बर्बाद कर रही थी ब्रिटिश, उसको लेके जो है विवाद शुरू हुआ। तो ये था भील अपराइजिंग। कोया ट्राइब्स आज तेलंगाना जो है प्रेजेंट डे, वहां पर मौजूद थे, और उनके ऊपर जिस तरीके से कर का बोझ लगाया गया था, जिस तरीके से खेती के लिए नई नीतियां बनाई गई थी, नए टैक्सेस लगाए थे, उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये हमने 4 एग्जांपल दिए हैं। आगे आते हैं सिविल रिबेलियंस पे। सिविल रिबेलियंस में अगर हम कहें तो एक तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो खेती को लेके जो नए कदम उठाए गए थे, जो किसानों के ऊपर जो जिस तरीके की नीतियां अपनाई गई थी, हार्श मेजर्स अपनाए गए थे टैक्स कलेक्शन के, रेवेन्यू कलेक्शन के, इससे जो है जैसे कई सारी चीजें हुई, जैसे पाबना डिस्टर्बेंस, दक्कन के दंगे, ये सब जो है ये आर्थिक हालात लोगों के खराब होने की वजह से और सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ दिए जाने की वजह से हुए। अब 2 इवेंट्स हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं यहां पे, जैसे सन्यासी रिवोल्ट। सन्यासी अगर हम ये कहें तो ये खड़े हो गए थे क्योंकि आर्थिक हालात खराब हुए थे फेमाइन की वजह से, सूखे की वजह से 1770 में बंगाल में, और इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार लेकिन फिर भी टैक्स लेने पे आमादा थी, इसकी वजह से ये रिवोल्ट शुरू हुआ था, ठीक है। और इसमें कहते हैं कि जो किसान जिनसे उनकी जमीनें छीन ली थी और उनके साथ कुछ जमींदार भी जुड़ गए, और उन्होंने और कुछ ऐसे सोल्जर्स जो सरकार के विरोध में थे और किसान, वो सब इनके साथ जुड़े, और इसमें मुख्य भूमिका थी हिंदू सन्यासियों की, ठीक है। पंडित भवानी चरण पाठक हुआ करते थे एक, ठीक है। तो उनकी अगुवाई में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में तो ये सिर्फ हिंदू सन्यासियों के द्वारा विद्रोह था, बाद में मुस्लिम उलेमा भी इसमें जुड़ते हैं, और ये अपराइजिंग एक बहुत ही बड़ी अपराइजिंग बन के उभरी जो कई सालों तक चली, 1763 से 1800। ऑब्वियसली बंगाल के इलाकों में हुई थी, बंगाल ही तो वो इलाका था जहां पे अंग्रेजों ने सबसे पहले नियंत्रण बनाना शुरू किया था। फिर रिवोल्ट ऑफ वेलुथम्पी, आज केरला है जहां, वहां त्रवणकोर था। त्रवणकोर के इंटरनल मैटर, त्रवणकोर के साथ वैसे तो अच्छे टर्म्स थे अंग्रेजों के, लेकिन धीरे धीरे त्रवणकोर रियासत पे जबरदस्ती कर का बोझ लगाना शुरू किया था,
और उनसे अच्छी खासी रकम मांगनी शुरू कर दी थी। उस समय वेलुथंबी जो वहां के दीवान थे, वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है वो एक अभियान शुरू करते हैं और वहां से अंग्रेजों को निकालने की कोशिश करते हैं, और इसकी वजह से एक विद्रोह शुरू हुआ वेलुथंबी के द्वारा। लेकिन इसको भी अब ये सफल तो कोई भी नहीं हुआ। देखो, ना ही कोई ट्राइबल रिवोल्ट सफल हुआ, ना कोई सिविल रिबेलियन सफल हुआ, ना कोई सिपाही विद्रोह, लेकिन ये सब कोशिशें थी, ठीक है, जिससे अंग्रेजों के जो दमनकारी नीतियां थी उनको, उनका जो है वो खिलाफ किया जाए, उनके खिलाफ एक आवाज उठाई जाए। आगे सिपाही विद्रोह, उनका नेचर क्या था? सिपाही विद्रोह कल्चरल इनसेंसिटिविटी थी जो ब्रिटिश सरकार की, कि लोगों के जो मान्यताएं हैं उनको ना समझना, लोगों के जो बिलीव्स हैं उनके बिल्कुल विपरीत जाना। जैसे 1857 में भी हुआ था ना, जब ग्रीस कार्टरिज आए थे। लेकिन इस सवाल में हमें 1857 की सिपाही म्यूटिनी को मेंशन नहीं करना, क्योंकि 1856 दिया है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो म्यूटिनीज हैं ऐसी जो 1857 से पहले हुई। एक तो वेल्लोर की म्यूटिनी 1806 में हुई थी। यहां सर जॉन क्रेडॉक कमांडर इन चीफ थे मद्रास ब्रिटिश आर्मी के। उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया था कि भाई कोई भी धार्मिक चिन्ह पहन के युद्ध के मैदान में नहीं उतरेगा अंग्रेजी सेना का कोई भी सिपाही, यानी हिंदुस्तानी सिपाही कोई अपना धार्मिक, मतलब कोई सर पे कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, हाथ में एक अलावा वो नहीं पहनेंगे, गले में किसी भी तरीके का कोई भी, तो ये सब चीजें उतारनी होंगी। और कई लोगों को अपनी मूछे दाढ़ी मुंडवा तक देने के लिए कहा था, ठीक है। तो ये सब जो चीजें थी जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों ही जो है वो ऑफेंड हो गए थे, गुस्से में आ गए थे। उसकी वजह से ये वेल्लोर म्यूटिनी हुई थी दक्षिण भारत में 1806 में। तो ये पहली बार था जो सिपाही विद्रोह हुआ, ठीक है। फिर तो यही बोला था ना, कल्चरल इनसेंसिटिविटी। भाई जो कल्चर है आप उसके साथ छिड़कानी करोगे तो विद्रोह तो हो गई। उसके अलावा बरकपुर म्यूटिनी 1824, वैसे तो हम जानते हैं बरकपुर, बहरामपुर, मंगल पांडे 1857 में विद्रोह हुआ, लेकिन 1824 में भी हुआ था बरकपुर में। और क्यों हुआ था? क्योंकि फिर से ब्रिटिश सरकार लोगों के कल्चरल सेंटिमेंट्स को समझती ही नहीं थी, और उन्होंने देखो सप्लाई बहुत खराब थी फौज को जो दिए जाने वाले हथियारों की। उसके अलावा कई रेजिमेंट जैसे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को मथुरा से बरकपुर तक पैदल चलाया गया, और ना उसमें खाने पीने का सही इंतजाम था। जब वहां से लोग मथुरा से बरकपुर पहुंचते हैं, वहां पे जाके बरकपुर में ये विद्रोह करते हैं, क्योंकि सही तरीके से सैलरी नहीं दी गई, ऊपर से उनके धार्मिक जो बिलीफ थे उनको भी ध्यान में रखा नहीं जा रहा था। तो इसी वजह से ये बरकपुर का विद्रोह हुआ था 1824 में। अब आखिर में हम क्या लिखेंगे? देखो हमने तीनों डिस्कस कर लिए। पहले उनके नेचर डिस्कस किए, फिर जो एक दो या तीन जितने भी हो सके आप एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद आखिर में कि कॉन्सिक्वेंस क्या रहा है ऐसी अपराइजिंग्स का, चाहे वो ट्राइबल अपराइजिंग हो, चाहे वो सिविल रिबेलियन हो, या फिर सिपाही म्यूटिनी हो। तो इन सब का कॉन्सिक्वेंस ये था कि ब्रिटिश सरकार ने इन अपराइजिंग्स को और ज्यादा जोर से दबाने की कोशिश की, और कॉलोनियल डोमिनेंस जो है जताने की कोशिश की, और ज्यादा कल्चरल सेंसिटिविटी के प्रति रिफॉर्म्स आए। खेतीबाड़ी के जो तरीके थे उसमें एडजस्टमेंट की गई। कई बार जब विद्रोह होता था तो उसके बाद कुछ बदलाव किए ब्रिटिश सरकार ने। सिपाही विद्रोह जो है उसने राष्ट्रवादी एक लहर लोगों के बीच में पैदा कर दी, और यही वो चीजें थी जिसकी वजह से आगे एक ऑर्गेनाइज स्ट्रगल हुआ, जिसकी वजह से बाद में हिंदुस्तान आजाद हो सका साल 1947 में। दिस ऑल कैन बी गिवन इन कंक्लूजन, ठीक है। तो ये है आपका जो ये क्वेश्चन था इसका आंसर, जिसमें आप देखो तो इसमें क्या है कि आपने क्या बता दिया कि नेचर ऑफ एवरी टाइप ऑफ रिवोल्ट आप बता दें, चाहे ट्राइबल अपराइजिंग, सिविल रिबेलियन या सिपाही म्यूटिनी, और इनका क्या असर रहा, ठीक है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, वो आखिर में कंक्लूजन में बता दें, खत्म बात, और ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, ठीक है जी। तो बहुत डिफिकल्ट मैं कहूंगा नहीं, सब कुछ ऐसा है। अगर मैं तो हमने तो जो मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है वो प्री के कोर्स में ही हम ये कर चुके थे। मेंस का वैल्यू एडिशन की तो बात ही छोड़ो, हम प्री के कोर्स में ये सब कुछ पढ़ चुके थे बहुत डिटेल में। ये वाला आखिरी क्वेश्चन हमने बिल्कुल एक एक जो
1857 तक का सिविल ट्राइबल अपराइजिंग सब डिटेल में किया है, ठीक है। उसके अलावा डीकॉलोनाइजेशन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में रास बिहारी बोस का पूरा शुरू से लेकर अंत तक वो कहां रहे, कैसे रहे, उनके बारे में बताया गया है। उसके अलावा पल्लवास के बारे में बहुत सिंपल चीजें जो है वो आपको रखनी थी। पल्लवा आर्किटेक्चर, टेंपल आर्किटेक्चर में हम पढ़ते ही हैं। उसके अलावा गवर्नर जनरल एलन ब्रो, मैंने सारे गवर्नर जनरल्स जो है बड़े डिटेल में कराए थे, चाहे आप 1857 से पहले वाले ले लें, चाहे 1947 तक, हर एक के टेन्योर की खास चीजें मैंने बच्चों को पढ़ाई हैं, हर एक गवर्नर जनरल और वाइस रॉय की, ठीक है। और वही क्वेश्चन अब की बार पूछ लिया गया, देखो बिल्कुल क्लियर। लाला लाजपत राय, ये कोट अलग से नहीं है, ये कोट हमने क्लास में जो है वो दिखाया था, उसी कोट को बस यहाँ पे यूज करना था और उनके विचारों को यहाँ पे रखना था, सिंपल, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप जिन लोगों ने भी पेपर इस साल दिया है उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो आपको हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बस आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखने की जरूरत है और आप बस सारे सिलेबस को रिलीजियसली अगर पढ़ेंगे, मतलब आप उसमें पूरा अगर ध्यान से उसको पढ़ेंगे और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो फिर रट्टा लगाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती और इसको कवर करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। आई थिंक इवन मेंस एग्जाम और भी बहुत ज्यादा आसान है, प्रीलिम्स में तो फिर भी होता है कि एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछ ले जाते हैं जो कहीं से जिसमें थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है, लेकिन मेंस तो 100% आसानी से किया जा सकने वाला था और बहुत ही आसानी से इसमें अच्छा स्कोर भी किया जा सकता था, ठीक है जी। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी कल हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का GS1 का पेपर कंडक्ट हुआ है। GS1 के अंदर ब्रॉडली 3 एरियाज हमारे पास है, हिस्ट्री है, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी है। तो इन तीनों में से आज हम लोग इस सेशन के अंदर ज्योग्राफी में जो आए हुए प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनकी ओवरलैपिंग देखेंगे। जैसे इस बार हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था वैल्यू एडिशन कोर्स। उस वैल्यू एडिशन कोर्स में हम लोगों ने 500 मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था विद मॉडल आंसर्स और 500 के आसपास प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे। तो अधिकतर सवाल नॉट ओनली इन द डोमेन ऑफ ज्योग्राफी बट इन द अदर सब्जेक्ट, जो कि विशाल सर भी आप लोगों के साथ अभी कुछ देर के बाद डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम प्रश्न है वो इन्हीं वैल्यू एडिशन कोर्स से आए थे और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने वैल्यू एडिशन कोर्स और हमारी जो टेस्ट सीरीज है, देखो वैल्यू एडिशन कोर्स 1000 क्वेश्चन प्लस हमारी टेस्ट सीरीज जिसमें तकरीबन 425 क्वेश्चन के आसपास है। तो हमने देखा अधिकतर की संख्या कितनी है, 90% क्वेश्चन जो है इन दो एरिया से, जो हम लोगों ने आपको दो प्रोडक्ट दिए थे, इनसे जो है आए थे। लास्ट ईयर से मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूं हमारे स्टूडेंट को भी और बाहर वाले बच्चों को भी कि ये वैल्यू एडिशन कोर्स और ये टेस्ट सीरीज मेंस की बहुत उपयोगी है। इसमें से बहुत ज्यादा मात्रा में पेपर आता है और इस बार भी हमारे वो विद्यार्थी जिन्होंने इनको बहुत अच्छे से निभाया था उन्होंने देखा कि इतने सारे क्वेश्चन इन्हीं वैल्यू एडिशन कोर्स और टेस्ट सीरीज से आए जिससे उन्हें पेपर को अटेम्प्ट करने में बहुत सरलता मिली है। तो आज के ज्योग्राफी के सेक्शन में हम जो हिमाचल में आए हुए प्रश्न है उनको भी डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे वो वैल्यू एडिशन कोर्स में कहां पे लोकेटेड थे और वहां से कैसे वर्बिटिमली वो क्वेश्चन उठ के आए हैं। पहला सवाल हम पिक करें, 4 नंबर के क्वेश्चन है। पहला सवाल जो इस बार हिमाचल के अंदर आया है मेंस के अंदर, डिफरेंशिएट बिटवीन, आप होपफुली ये जो फॉन्ट साइज है ये विजिबल है, डिफरेंशिएट बिटवीन भाबर एंड तराई रीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स। भाबर एंड तराई, और यही हमारी ये टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर है 6, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का टेस्ट था टेस्ट सीरीज का। उसमें एग्जैक्टली आप देखोगे लाइन वाइज कि यहां पे देखोगे डिफरेंशिएट बिटवीन भाबर एंड तराई रीजन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 आप यहां पे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर हमने अटेम्प्ट करना है तो तरीका क्या होगा अटेम्प्ट करने का, कि अगर आप देखोगे इसी के अंदर देखिए अटेम्प्ट करने का तरीका, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करना है। देखो स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आंसर राइटिंग का। स्ट्रक्चर करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन में मैं हमेशा एक बात पे बहुत फोकस करता हूं कि हम लोगों को डेटा देना चाहिए। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग डेटा देंगे जो ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं, जो भाबर एंड तराई प्लेन्स की बात कर रहे हो, ये इंडिया के एलुवियल प्लेन्स हैं, है ना। इसी के अंदर ये सारी इंट्रोडक्शन में बात लिखी हुई है कि भारत के जो एलुवियल प्लेन्स हैं जो कि डिपोजिशनल वर्क से बने हैं, हिमालयस के द्वारा लाई गई रिवर में, ये प्लेन्स पंजाब से लेके आसाम तक हैं और तकरीबन 2400 किलोमीटर की लेंथ के ये प्लेन है और 150 से 300 किलोमीटर की इनकी विड्थ है। तो इतने बड़े जो प्लेन्स का ट्रैक्ट है इनको हम बोल रहे हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। और उन्हीं का दो भाग है, भाबर तराई बंगार एंड खादर। इनमें से दोनों को डिफरेंशिएट करने का जो सही तरीका होता है वो हमेशा क्या है कि हम लोगों ने बीच में एक रेखा खींच देनी है, एक साइड लिख देना है भाबर प्लेन्स, एक साइड लिख देना है तराई प्लेन्स।
मैंने उस तरह से इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको ज्यादा कंटेंट देना था, तो मैंने पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा है। आपने पैराग्राफ फॉर्मेट में इसको अटेम्प्ट नहीं करना। कभी भी डिफरेंशिएट आए तो हमेशा बीच में लकीर आप जरूर खींचे, उसके तहत ही आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो तरीका क्या होगा? सबसे पहले डिफरेंशिएशन का तरीका पार्टिकल साइज। जो भाबर के अंदर है, जो पेबल्स हैं, जो बोल्डर्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े साइज के रहते हैं। तराई के अंदर वो साइज बारीक हो जाता है। इसी की वजह से भाबर में ये जो बड़े साइज हैं, इसी की वजह से वहां पे रिवर विल गो अंडरग्राउंड, वेयर एज इन द तराई प्लेन्स रिवर विल फ्लो ओवर द सरफेस। और मार्शी है, भाबर ड्राई है, तराई मार्शी है, स्वैम्स है, लिटोरल एरियाज है। इस तरह से दोनों में डिफरेंशिएशन। वेजिटेशन का फर्क क्या है कि भाबर के अंदर जो वेजिटेशन है वो नामात्र के बराबर है, लेकिन तराई के अंदर हमारे लिटोरल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, पीटी सॉइल देखने को मिलेगी। तो ये तराई है। तराई के अंदर हमें वेजिटेशन बहुत डेंस है, इसलिए फ्लोरा भी मिलेगा। और इसी फ्लोरा एंड फौना को प्रिजर्व करने के लिए मैक्सिमम हमारे नेशनल पार्क इसी एक स्ट्रिप के ऊपर है, स्टार्टिंग विद द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और आगे अगर हम चले जाएंगे काजीरंगा, वाल्मीकि, पीलीभीत, मानस, ये सारे नेशनल पार्क हमारे इसी स्ट्रिप, तराई की स्ट्रिप में है। यही तराई की स्ट्रिप हमारे वेस्टर्न पंजाब और जम्मू के रीजन के अंदर, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत उपयोगी है एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से। यहां गन्ने की और धान की खेती जो है प्राइमरी की जा रही है। सिंपल। तो ये डिफरेंशिएशन करना था। और लास्ट पार्ट, हमेशा स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, कंक्लूजन। कंक्लूजन में एक डायग्राम हमें बनाना था। स्ट्रक्चर को फिर से रीआइट्रेट करेंगे, 2-3 क्वेश्चन के स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन में एलुवियल प्लेन्स को इंट्रोड्यूस किया, 4 पॉइंटर डिफरेंशिएशन बताया, कंक्लूजन के अंदर एक अच्छा सा डायग्राम बनाया भाबर और तराई का, जिससे ये डिफरेंशिएशन क्लियर होता है कि भाबर और तराई किस प्रकार के प्लेन्स दिखाई देते हैं। क्लियर? तो ये एक तरीका था बिल्कुल। और टेस्ट सीरीज से आया हुआ सवाल है, ये देखिए, ये डायग्राम से इसको एंड करेंगे। देखिए एक और सवाल ये साथ में जो मैंने स्नाइपेट लगाए हैं, स्नाइपेट लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये दिखाना कि ये जो वैल्यू एडिशन कोर्स है, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली उस वैल्यू एडिशन कोर्स में कहां पर है, और आप उसके आगे पीछे की देखो लाइन ऑफ थॉट होता है। लाइन ऑफ थॉट का मतलब है कि अगर मैं 10 क्वेश्चन प्रेडिक्ट करूंगा, उस 10 में से 2 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, लेकिन उसके लिए मेरे को 10 क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला था आप अपने नोट्स वैल्यू एडिशन के हिसाब से बना लीजिए, उसी के हिसाब से अगर आप अपने को क्वेश्चन आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ढाल दोगे तो एज इट इज पेपर उसमें से आएगा। डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया विद द सुटेबल स्केच। विंटर रेनफॉल का पैटर्न है, आप क्वेश्चन देखिए जो आपके वैल्यू एडिशन कोर्स में थे, जो लोग एनरोल्ड हैं और इन हाउस स्टूडेंट है, उन्होंने ये क्वेश्चन देखे भी होंगे। हमने पूरा क्लाइमेट ऑफ इंडिया के क्या क्या एरियाज प्री मानसून शायद डिस्कस किया था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो विंटर रेनफॉल का ही एक हिस्सा है, ऐसे ही मॉनसूनल रेनफॉल इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसूनल, इसमें समर और विंटर बाय डिफॉल्ट ही एक्सपेक्टेड था। एक्सप्लेन द विंड सर्कुलेशन पैटर्न ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून विंड, इन दोनों का लिखना था, इसमें वेस्टर्न भी लिखना था, नॉर्थ ईस्टर्न भी लिखना था। विंटर रेनफॉल का आपका पैटर्न अपने आप बन के सामने आता। उसके अलावा देखो क्या क्या छोटे छोटे एरिया कवर है। अक्टूबर हीट में एक नोट लिखने को आया है, एल नीनो के ऊपर एक नोट लिखने को आया है, रिट्रीटिंग मानसून के ऊपर नोट लिखने को आया है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के ऊपर नोट लिखने को आया है। तो इस तरह से जो है हमने क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से एज इट इज उठ के जो है पिछले 2-3 साल से देखा गया इन वैल्यू एडिशन कोर्स से और टेस्ट सीरीज से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आए हैं। तो इसी के तहत अगर हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा, अगर इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पूछा गया है कि विंटर रेनफॉल इंडिया में बताइए। स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन में मैं बहुत फोकस करता हूं, या तो करंट का एग्जांपल डालो या फिर डेटा डालो। आप बोलोगे इंडिया के अंदर जो विंटर रेनफॉल है, ये तकरीबन हिंदुस्तान के 20% जो रेनफॉल है वो इसी विंटर मंथ में होती है। तो 20 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल इसी विंटर मंथ का फिनोमिना है। इंडिया के अंदर रीजनली ये रेनफॉल 2 हिस्से में होती है, एक हिस्सा है कोरोमंडल कोस्ट, दूसरा हिस्सा है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये 2 क्षेत्र हैं जहां पे ये विंटर रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। अब बॉडी पार्ट में इन रेनफॉल के रीजन्स तो हमने आइडेंटिफाई किए। अब रीजन्स का मतलब है कारण आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो कोरोमंडल कोस्ट में होने वाली रेनफॉल है, ये रेनफॉल हमारे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स की दिशाएं जो डायग्राम के थ्रू बनाए नॉर्थ ईस्टर्ली विंड से होती हैं। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो इस समय में हमें देखने को मिलते हैं, जाड़ों के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन सदर्न इंडिया वाले हिस्से के अंदर। और एग्जांपल के तौर पे आप अभी जो रिसेंट साइक्लोन्स भी आए हैं उनको भी कोट कर सकते हो। इस तरह विंटर रेनफॉल हमारे साउथ इंडिया की समझा दी। दूसरा हिस्सा है विंटर रेनफॉल का, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अगर आप रेनफॉल दिखाओगे तो इसका कारण क्या बताओगे कि टेम्परेट साइक्लोन इज द रीजन फॉर दिस रेनफॉल। और ये टेम्परेट साइक्लोन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो कि बहुत उपयोगी हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश करते हैं, जो कि राबी की फसल जिसमें हमारे पास गेहूं, मस्टर्ड, चना इनके लिए उपयोगी है, और हिमालयस के ग्लेशियर को रिवाइव करता है, पर्टिकुलरली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के हिमालयस पे, और इसलिए ये रेनफॉल हमारे लिए उपयोगी है। तो सिग्निफिकेंस भी हमने साथ साथ इसमें बताई। बस ये करना था। और कंक्लूजन के अंदर एक डायग्राम हम इसमें यदि ड्रॉ कर देते तो बहुत अच्छे इसमें मार्क्स मिलने का
ऑप्शन था। तो एज इट इज आप देखेंगे कि आपके वैल्यू एडिशन से आए हुए सवाल है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ डिटेल्ड ज्योग्राफिकल एसे ऑन लेसर हिमालय जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो कि लेसर हिमालयस बताने, लेसर हिमालयस कौन सा है, बीच की हिमालयन रेंज है, इनर हिमालयस है ना, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस एंड शिवालिक। तो लेसर हिमालय धौलाधर उनके ऊपर आया हुआ है। एज इट इज क्वेश्चन आप देखोगे टेस्ट सीरीज के अंदर है, वैल्यू एडिशन के अंदर है, बस हिमाचल प्रदेश शब्द मिसिंग था, हमने इसमें हिमाचल के लोकलाइज्ड एग्जांपल बस इसके अंदर डाल दिए। देखो अब आपके जो टॉपिक दिए हुए थे, जो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अगले साल इन्हीं वैल्यू एडिशन कोर्स में से भी देखोगे अगले साल या अगले 3-4 साल तक इतने इसके अंदर अच्छे और सटीक सवाल हैं कि अगले 3-4 साल तक सवाल इसी में से आएंगे। अब देखो टॉपिक क्या है, ट्रांस हिमालयस पे नोट लिखो, ग्रेटर हिमालयस पे लिखो, लेसर हिमालयस पे लिखो, शिवालिक पे लिखो, और हमारा ये वाला जो हिमालयस फॉर्मेशन है उसके ऊपर लिखो। तो इसी में से इन्होंने लेसर हिमालयस एज इट इज, देखो हाईलाइट द की फीचर ऑफ लेसर हिमालयस और मिडल हिमालयस, एज इट इज यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो हमने अटेम्प्ट कैसे करना था। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने एक वर्ड और ऐड कर दिया, ऑफ हिमाचल प्रदेश। जब हिमाचल प्रदेश लिख दिया तो हम जेनरिक बात तो लिखेंगे कि लेसर हिमालय भैया क्या होते हैं। हमने बताया कि लेसर हिमालय जो हैं ये मिडल और शिवालिक, इनर और शिवालिक के बीच के हिमालयस हैं, जिसको धौलाधार रेंज भी बोलते हैं, पीर पंजाल भी बोलते हैं, महाभारता रेंज भी बोलते हैं, मसूरी रेंज भी बोलते हैं। इसी में से हिमाचल के अंदर धौलाधार रेंज है। अब हिमाचल स्पेसिफिक हो जाओगे, डिस्ट्रिक्ट के नाम लोगे कि हिमाचल की जी कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं, वो सारी डिस्ट्रिक्ट बताओगे। इन्हीं प्लेन्स को देखो, अब देखिए धौलाधार रेंज आर कट बाय रिवर सतलुज नियर रामपुर बुशर एंड ब्यास एंड लारजी एंड रावी नियर डलहौजी। तो ये जो है हमने अब हिमाचल स्पेसिफिक अपने आंसर को मोल्ड कर लिया है, और उसी के अंदर बताया इन्हीं लेसर हिमालयस की हाईएस्ट पीक जो है चूड़धार है, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती है। इसी के अंदर कुछ पॉपुलर वैली है, वैली आपको पता ही है इसके अंदर, चाहे बल्ख वैली है, चाहे करसोग है, चाहे बिलासपुर के आसपास वाले एरिया है, कांगड़ा के हैं, या भतियार वैली है, इन सब के बारे में आपने लिखना था। तो हिमाचल स्पेसिफिक थोड़ा सा टिल्ट यहाँ पे देने की आवश्यकता थी, इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है इस बार एग्जाम में आया, मेघालय प्लेटू इज अ पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया इलैबोरेटेड। एज इट इज क्वेश्चन आपके वैल्यू एडिशन के ऊपर है। देखो इंडिया के अलग अलग फिजिकल फीचर के ऊपर मैंने नोट लिखने को बोला था, उसी में शिलोंग प्लेटू को मेघालय प्लेटू भी बोला था, वो भी लिखा है। देखो थार डेजर्ट पे नोट बोला, इंपॉर्टेंट है विंध्यन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू, अंडमान निकोबार, छोटा नागपुर प्लेटू, सुंदरबन, अरावली रेंज, पूर्वांचल, शिलोंग प्लेटू, जो कि आपके पेपर के अंदर आया हुआ है। मेघालय प्लेटू और शिलोंग प्लेटू एक ही नाम है, उसके ऊपर नोट लिखना। बस्तार प्लेटू के ऊपर नोट लिखने को दिया हुआ है, रियाल सीमा प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू, मैसूर प्लेटू। तो ये इंडिया की कुछ फिजिकल रीजन है जिसके ऊपर नोट लिखने को आते हैं। तो एज इट इज क्वेश्चन आपके जो है इन एरिया से पूछे गए हैं। उसी के अंदर देखो अब इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हम बोलेंगे हाँ जी जो मेघालय प्लेटू है ये पेनिनसुलर प्लेटू का ही एक्सटेंशन है, और ये क्योंकि पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन है, यहाँ पे वही रॉक है जो कि पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलता है, दैट इज आर्कियन, क्वार्टजाइट, शेल्स एंड शिस्ट मिलता है। और इसी मेघालय प्लेटू को जब यूरेशियन प्लेट जो है टकराती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से, तो ये पेनिनसुलर प्लेटू टकराने की वजह से दूर चला जाता है और बीच में गैप फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, जिसका नाम रखा गया है माल्डा फॉल्ट, राइट। तो इस तरीके से फिर इसी मेघालय प्लेटू में 3 रेंजेस हमें गारो, खासी, जैंतिया देखने को मिलती है, जिसके अंदर ये ट्राइब्स के नाम पे ही रखे गए हैं नाम, और इनमें जो हाईएस्ट पीक है वो शिलोंग हिल्स नाम से, शिलोंग पीक नाम रखा गया है। इस तरह से इसके बारे में बताएंगे, और इसी में बताएंगे कि मॉनसून के महीने में यहां सबसे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है, और मौसम राम इसी खासी रेंज के अंदर सिचुएटेड है, और इसी मेघालय प्लेटू में रेड होल माइनिंग के लिए ये बहुत पॉपुलर है, और यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स को रेड होल माइनिंग के जरिए से बाहर निकाला जाता है। तो ये बताना था, 4 नंबर का सवाल था, आसान सवाल देखो, और डायग्राम के थ्रू हम इंडिया के सारे प्लेट्यूज बनाए, यहाँ पे मेघालय प्लेट्यू भी बना दिया कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो पेनिनसुलर के बाकी प्लेट्यू बनाए, साथ में मेघालय प्लेट्यू भी ये देखिए यहाँ पे बना दिया। तो बड़ा सरल सवाल था, एज इट इज आपके वैल्यू एडिशन से आए हुए। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आपको रैंक निकालना है बहुत आसान है कि आप इसी वैल्यू एडिशन के क्वेश्चन को रट लो, आपके 70-80% पेपर यहीं से आ जाएगा। आपके पढ़े और लिखे में से जब पेपर आएगा आपके मार्क्स अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर का सवाल है, और हर बार मैंने ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत फोकस किया है कि इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन पे हम लोग फोकस नहीं करते, इनसे सवाल आ रहे। इस बार ट्रांसपोर्टेशन से देखो 20 नंबर का सवाल आया, और ये बहुत एक्सपेक्टेड था। 2 एरिया से मेरे को था, या तो पोर्ट्स के ऊपर आएगा या एयर के ऊपर आएगा, इसलिए मैं इन दोनों को बार बार करवा रहा था, और हमने टेस्ट सीरीज में स्कीम भी डाली थी कि उड़ान स्कीम डाली हुई टेस्ट सीरीज के अंदर, राइट, वो इसी एयर ट्रांसपोर्टेशन के आसपास थी। सवाल कहता है डिस्क्राइब एयर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया एंड थ्रो लाइट ऑन द ट्रंक एयर रूट, कि हिंदुस्तान में एयर ट्रांसपोर्टेशन की क्या स्थिति है और ट्रंक रूट का ये क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझाइए। आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन के जो क्वेश्चन मैंने बोले, ये क्वेश्चन मैं आपको आज दिखा रहा हूं,
अगले साल भी इस वीडियो को उठा के देखोगे, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। आप देखिए एरियाज कौन से हैं? उड़ान स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो मैंने अभी डिस्कस किया, कोस्टल शिपिंग के ऊपर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल एविएशन पॉलिसी। अब जो सवाल है ना, उसमें उड़ान और नेशनल एविएशन पॉलिसी दोनों लिखने की जरूरत थी। पाइपलाइन नेटवर्क, सागरमाला प्रोजेक्ट, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो अगले 2-3 साल तक आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हमने जो लिखना था उड़ान के ऊपर, एविएशन इंडस्ट्री पे लिखना था। तो हम बताएंगे इंडिया के अंदर एविएशन इंडस्ट्री कब शुरू हुई, इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो इसको मैनेज कर रहा है। इसी एविएशन इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि धीरे धीरे सर्ज आया और इस साल भारत के अंदर 45 करोड़ लोगों ने एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन को इस्तेमाल किया, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों है। इस तरह से हम कुछ डेटा देते हुए हमारी एविएशन इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। फिर हम बताएंगे हमारी जो एविएशन पॉलिसी है उसका फोकस एरिया क्या है, कि डिमांड को बढ़ाओ, पोटेंशियल को बढ़ाओ, कनेक्टिविटी को बढ़ाओ, टूरिज्म को बढ़ाओ। और ये जो है पूरी एविएशन पॉलिसी 2016 के बारे में डिटेल दी हुई है। इसके साथ साथ एक उड़ान स्कीम है, वो भी मैंने इसके अंदर डिटेल में डाल दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था पहले भी। अब स्कोप क्या इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री, स्कोप का मतलब है क्या ये बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। इकोनॉमी बूस्ट होगी तो लोग हवाई जहाज ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद मिडिल क्लास इंक्रीज हो रहा है तो जेब में पैसा आ रहा है। पहले लोग इससे ट्रेन से जाते थे, आजकल जो है हवाई जहाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो ज्यादा एयरप्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप देखोगे एयरपोर्ट से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार ग्रीन एयरपोर्ट हमारे क्रिएट हो रहे हैं। टूरिज्म देश के अंदर बढ़ रहा है, हिमाचल के अंदर ही देख लो। तो इस तरह से रिमोट एरिया की कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। तो पूरा जो है स्कोप है कि इंडिया के अंदर एविएशन इंडस्ट्री का बूम आना ही आना है। लेकिन साथ में कुछ समस्याएं, देखो 20 नंबर का सवाल है, डिटेल लिखना पड़ेगा। समस्याएं हैं, कई सारी समस्याओं के बारे में लिख लेना, ये सारी समस्याएं इसके अंदर है। क्लियर? उसके बाद फिर पॉलिसी, सिविल एविएशन पॉलिसी क्या करेगी? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, रीजनल ग्रोथ लेकर आएगी, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर काम करेगी, कन्वीनियंस लेकर आएगी, टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करेगी। ऐसे ही उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक, जिसमें इसी एविएशन पॉलिसी को शेप दिया गया है। अफोर्डेबिलिटी, कनेक्टिविटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन सारी चीजों के बारे में बात की गई है। प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर वापस आया, जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे प्राइवेट एयरलाइंस होगी ना इतनी सारी, तो प्राइवेट प्लेयर को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। इस तरीके से हम लोग जो है शिपिंग इंडस्ट्री को बूस्ट देने का प्रयास करते हैं। इसी के अंदर ट्रंक रूट का मतलब होता है, 2-3 तरह के रूट होते हैं। ट्रंक रूट का मतलब है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट बहुत ज्यादा मिलेंगी, फ्रीक्वेंट मिलेंगी। क्यों? क्योंकि पॉपुलर डेस्टिनेशन है, दिल्ली और बेंगलोर, दिल्ली और चेन्नई, है ना, दिल्ली और कोलकाता, ये होते हैं ट्रंक रूट। ट्रंक रूट, अब न्यू एविएशन पॉलिसी में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ऐसा है कि अगर मान लीजिए एक एयरलाइन है, टाटा की एयरलाइन है, तो अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो वो सारे जहाज कहां चलाएगी? ट्रंक रूट पे, क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक वही है। गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं करना, कुछ जहाज आप ट्रंक रूट में चलाओगे, कुछ जहाज चाहे नुकसान में चलाने पड़े। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के अंतर्गत आप रिमोट एरियाज को भी कनेक्ट करने के लिए अपनी एयर सर्विसेज दो, ताकि आप कुछ पैसा कमाओ और कहीं पे वो पैसा नुकसान में भी चलाना पड़े तब भी चलाओ, क्योंकि आप भी देश में हाथ बटाओगे। इसी को बोला जाता है पीपीपी पार्टनरशिप, या सॉरी इसको बोला जाता है कि सिविल सोसाइटी मींस ए कंपनीज भी कैसे नेशन बिल्डिंग के ऊपर काम करती है, कि नॉट नेसेसरली हर एयरलाइन से पैसा कमाया जाता है, हर रूट से पैसा कमाया जाता है। फिर भी वहां पे जैसे आप हिमाचल में बसेस देख लो, कुछ बसेस बहुत दूर तक कनेक्टिविटी दे रही है, कम पैसेंजर है, पीछे लाहौल स्पीति में चले जाओ या आगे ना जो किन्नौर की साइड पे भी सर्विसेज दी हुई है गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी उन बसेस को चलाया जाता है, नुकसान में भी चलाया जाता है, क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी देना सरकार का एक प्रयोजन हमेशा रहता है। क्लियर? इसीलिए ये जो है गवर्नमेंट ने ट्रंक रूट के साथ साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी को नजर में रखते हुए न्यू एविएशन पॉलिसी और उड़ान स्कीम के अंदर इस तरह के प्रावधान का इंतजाम किया हुआ है। राइट? तो ये सारी चीजें हमने लिखनी थी, सब कुछ मैंने आपको इसमें से दिया हुआ है। चलिए देखिए, एक डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एक ऐसा क्वेश्चन था डिजास्टर मैनेजमेंट के, मैंने एक सेशन भी लिया था, उसमें काफी सारे कन्वेंशनल एरियाज मैंने कवर के लिए थे। मैंने मौखिक बोला था, लेकिन लिखित में मेरी भी गलती रही कि मैंने नहीं दिया। मौखिक बोलता रहा कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, पिछली बार मॉर्बिड डिजास्टर आया था, इस साल ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। ट्रेन एक्सीडेंट में चांसेस हैं ज्यादा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन प्रपोज लिख के नहीं दिया था, मौखिक तौर पे बोला था। तो उसी में से बलासौर ट्रेन एक्सीडेंट पे एक नोट लिखने को आया था। तो ट्रेन एक्सीडेंट में बता दो कि कहां पे ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। बलासौर उड़ीसा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बंगाल के पास में ही है, और वहां पे 2 ट्रेन जो है टकरा गई और फ्रेट ट्रेन थी, जिसकी वजह से त्रासदी हुई और कई 100 लोग है ना, 290 लोग जो है एक्सपायर कर गए, 1000 लोग इंजर्ड हो गए। बहुत बड़ी त्रासदी थी, इसके बारे में लिखना था। जब इस पे इंक्वायरी बैठी तो उन्होंने देखा क्या प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाएंगे, ट्रैफिक सर्किटिंग ऑफ स्टेशन होगा, इंटरलॉकिंग ऑफ लेवल क्रॉसिंग होगी। तो वो जो सेफ्टी के जो मेजर्स हैं जो नहीं लिए गए थे, उनको लेने के कुछ एक जो है प्रपोज्ड सॉल्यूशन रेलवे ने जो है कमेटी का गठन किया था, उसी ने प्रपोज कर दी। राइट? तो ये जो है डायरेक्टली 4 नंबर का सवाल है। लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल था जो हिमाचल ज्योग्राफी की डोमेन से था, इंडस्ट्रीज को लेके।
व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑलमोस्ट हमारी हर टेस्ट सीरीज में हर साल ये क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रीज इन दैट? तो हम एरियाज को आइडेंटिफाई, पहले तो डेटा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी इंडस्ट्रीज हैं। इस डेटा में और अच्छा क्या होगा, बजट और सर्वे का डेटा डालो, इंडस्ट्रीज कितना पैसा कमा के देती है, जीडीपी में कितना, स्टेट जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, ये डेटा डाल दो। उसके बाद बताओ इंडिया की हिमाचल की मेजर इंडस्ट्रियल रीजन कौन से, पोंटा साहिब वाला है, अंब वाला है, बद्दी वाला रीजन है, उनके बारे में बता दिए। ये जो है इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री में किस तरह की इंडस्ट्री है बता दो। फार्मास्यूटिकल भी है हमारे पास, सोलर प्लांट्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज भी है, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री का बखान यहाँ पे करना था। बस 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो आप देखेंगे जो मेजर ये जो था, केवल क्वेश्चन डिस्कशन इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव नहीं था। देखो जब तक आप मेंस के पेपर में, हम लोगों ने यूपीएससी में भी देखा, हिमाचल में भी देखा, जब तक मेंस आप एंटिसिपेट करके नहीं जाओगे, पहले से ही आपको पता नहीं होगा कि इन डोमेन से क्वेश्चन आने वाले हैं, आप वहां पे जाओगे तो यू विल फील बैम्बूजल्ड, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखने इतने कम समय में। तो अगर आपके ये क्वेश्चन प्रिपेयर्ड होंगे तो आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। हमारा बार बार ये प्रयास है जिसके थ्रू पिछले साल और हर साल टॉपर्स भी निकल रहे हैं मेंस टेस्ट सीरीज के थ्रू, वैल्यू एडिशन कोर्सेज के थ्रू, वो इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि एज इट इज इनमें से पेपर उठ के आ रहा है। अगर एज इट इज पेपर इसमें से उठ के आ रहा है तो योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी वेरी हाई, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपने घर पे लिखे होंगे। ऐसे क्वेश्चंस का बहुत अच्छा आंसर लिखोगे, बहुत अच्छे आंसर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी रैंक आएगी, सिंपल फंडा। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना है, वैल्यू एडिशन को बहुत सिंसियरली आपने इन क्वेश्चंस के मॉडल आंसर बना के रखना है। राइट, चलिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और अब हम लोग जो हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ हिमाचल प्रदेश जीके के जैसे ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो विनय सर ने आपके साथ डिस्कस कर लिए होंगे। तो अभी हम लोग हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री और हिमाचल प्रदेश सोसाइटी एंड कल्चर के ऊपर जो क्वेश्चन हमें देखने को मिले उनके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो फाइल आप लोगों के साथ स्क्रीन पे दी गई है इसको हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करेंगे, और उसके साथ साथ जो हमारी वेबसाइट है वहां से भी आप इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने अप्रोच करना था। तो देखिए सबसे पहले मैं 8 नंबर के जो सवाल उनको पिक कर रहा हूं, धीरे धीरे जो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे 8 नंबर के क्वेश्चंस, और बाद में जो वो 4 नंबर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। 20 नंबर के क्वेश्चंस में हम लोगों को इस बार हिमाचल जीके के ऊपर कोई भी सवाल देखने को नहीं मिला। देखिए क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन इमरजेंस ऑफ कुल्लू स्टेट, थ्रो लाइट ऑन इमरजेंस ऑफ कुल्लू स्टेट एंड ऑल्सो हाईलाइट द रीन ऑफ राजा जगत सिंह ऑफ कुल्लू। तो देखिए इस तरह का जो प्रश्न है 8 नंबर का सवाल है, इसके 2 हिस्से हैं। हम लोगों को जब भी किसी क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं तो हम लोगों को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन करना जो वो बड़ा ज्यादा आवश्यक होता है। और जब आप लोग सिलेबस देखोगे तो ये सीधा इमरजेंस ऑफ कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, ये हम लोगों को सिलेबस के अंदर देखने को मिलता है, और हर बार की तरह सीधा जो टॉपिक मेंशन किया गया है मेंस के अंदर वहीं से ही प्रश्न पूछा गया। और नॉर्मली जिस तरह से पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड देखने को मिलता है तो वहां पे जो है वो हम लोग देखते हैं, जैसे कभी चंबा के किसी स्पेसिफिक राजा के कंट्रीब्यूशन के ऊपर सवाल जो है वो पूछा गया, कभी कांगड़ा के ऊपर पूछा गया, इस बार जो है वो कुल्लू के राजा के कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो है हम लोगों को सवाल देखने को मिला। तो ये दोनों के दोनों जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, ये जो सवाल हमें हिस्ट्री से देखने को मिला वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर था। तो देखिए जब भी आप लोग बात करेंगे कुल्लू स्टेट की इमरजेंस की, तो आपको इस स्पेसिफिक आंसर को 2 हिस्सों में विभाजित करना है। सबसे पहले कुल्लू की इमरजेंस के लिए क्या क्या फैक्टर्स या किन किन सीक्वेंस के जरिए जो वो कुल्लू एक राज्य के रूप में, एक स्टेट के रूप में मर्ज हुआ, और उसके साथ साथ जगत सिंह के समय पे हमें क्या क्या देखने को मिला, वो आपके आंसर के अंदर आना चाहिए था। क्लियर? और आप लोगों को पता है जब भी हम लोग कुल्लू स्टेट की इमरजेंस की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे 2 अलग अलग तरह के जो डायनेस्टीज है उसमें हम लोग ब्रेक करते हैं, हालांकि वो दोनों एक ही परिवार से बिलोंग करते थे। सबसे पहले किस तरह से पाल डायनेस्टी के द्वारा जो वो कुल्लू रियासत की स्थापना की गई, कुल्लू को अस्तित्व के रूप में लेके आया गया, और किस तरह से जो सिंह डायनेस्टी थी, सिंह रूलर्स, उनके द्वारा कुल्लू को एक्सपेंड किया गया। तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस में राइट फ्रॉम दी बिहंग मणिपाल जिन्होंने कुल्लू की स्थापना की, किस तरह से मान सिंह, सिद्ध सिंह, क्लियर, इनके द्वारा जो वो कुल्लू को एक्सपेंड किया गया, क्लियर, वो आपके आंसर के अंदर जो हम लोगों को पहले हिस्से को एड्रेस करने के लिए देखना चाहिए। क्लियर? तो यहां पे अब अलग अलग जो पॉइंट्स है उसमें हम लोगों ने इस चीज को विभाजित किया है, यानी कि जब हम लोग इमरजेंस ऑफ कुल्लू की बात करेंगे तो पहला एरिया जैसे आ गया जो कंसोलिडेशन ऑफ स्टेट है, कि किस तरह से बिहंग मणिपाल यहाँ पे आया और उनके जो वंशज थे उन्होंने कुल्लू रियासत जो है उसकी स्थापना की। उसके बाद कैसे जो कोठी बरसाई वाला एरिया था उसको एक्वायर किया गया, नग्गर को राजधानी के रूप में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया बिहंग मणिपाल के द्वारा, जो वो जगतसुख में राजधानी बनाई गई थी। फिर धीरे धीरे चंबा और कुल्लू के वॉर हमें देखने को मिलेंगे, जहां पे जो चंबा है वो कुल्लू को डिफीट करेगा और चंबा के राजाओं को सब कुछ छोड़ छाड़ के बुशर रियासत में रहना पड़ेगा। किस तरह से वापिस जो है वो कुल्लू के राजा आएंगे और चंबा से जो है वो अपने आप को अलग करवाएंगे। क्लियर? सिमिलरली किस तरह से जो तिब्बत वाले एरिया का जो कंट्रोल है वो हम लोगों को कुल्लू के ऊपर देखने को मिलेगा।
कैसे जैसे ही सिंह डायनेस्टी आएगी तो सिंह डायनेस्टी के द्वारा जो वो कुल्लू को एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। कैसे जो वजीरीज हुआ करती थी, रूपी है, क्लियर, सिराज है, जो किसी जमाने में पहले कुल्लू का हिस्सा हुआ करती थी, उनकी फिर से एक्विजिशन जो है वो कुल्लू के राजाओं के द्वारा करनी शुरू हो जाएगी। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे किस किस राजा का क्या क्या कंट्रीब्यूशन और किस तरह से कुल्लू एक बड़े राज्य के रूप में, एक रियासत के रूप में हम लोगों को इमर्ज होता हुआ देखने को मिला। तो पहला हिस्सा जो है हम लोगों ने इस तरह से एड्रेस करना था। कंटेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे, ताकि आपको और ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड नॉलेज जो है वो स्पेसिफिक टॉपिक से हो सके। क्लियर। और दूसरा जो हमारा हिस्सा था स्पेसिफिक क्वेश्चन का, वो क्या था, रीन ऑफ जगत सिंह। तो आप लोगों ने बेसिकली जो जगत सिंह है उसके कंट्रीब्यूशन की बात करनी थी। तो देखिए ये आप लोगों की ऊपर डिपेंड करता है कि जगत सिंह का कंट्रीब्यूशन जो आप लोगों को पता होगा। तो देखिए जगत सिंह का हम लोगों को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जहां पे लाग एरिया है, आउटर सिराज एरिया है, उसको जगत सिंह ने अपने अंदर एक्वायर किया। एक और पॉलिटिकल इसका कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है, जहां पे जो सुल्तानपुर है उसको नई राजधानी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। एक कल्चरल इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है, जहां पे रघुनाथ जी की जो इमेज है वो अयोध्या से मंगवाई गई और उसके बाद जो है वो कुल्लू का दशहरा जो है वो सेलिब्रेट किया गया। साथ में जगत सिंह का रिलेशन जो अब हम लोगों को औरंगजेब के साथ भी देखने को मिलता है, जिसके द्वारा जगत सिंह को जमींदार ऑफ कुल्लू के नाम से पुकारा गया। क्लियर। तो रूल ऑफ जगत सिंह के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई, कैसे पॉलिटिकल, कैसे कल्चरल, कैसे इकोनॉमिक, कैसे बाकी हम लोगों को एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो वो ड्यूरिंग द रेन ऑफ जगत सिंह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप 3-4 पॉइंट्स में जो है वो इस सारे का सारा जो जिक्र है वो आप लोग कर सकते हो। तो आप लोग देख लीजिए, होपफुली आप लोगों ने जगत सिंह के बारे में पढ़ा होगा और जगत सिंह से रिलेटेड 4 या 5 इंफॉर्मेशन, 3 या 4 पॉइंट्स जो है वो अगर आप लिखते तो आपके जो सवाल की जरूरत थी वो अपने आप सेटिस्फाई हो जाती। क्लियर। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं पर्सनली इसको कंसीडर नहीं करूंगा। बस ये, हाँ, ये बात है कि आप लोग इसको अप्रोच कैसे करोगे, क्योंकि देखिए हिमाचल के अंदर ये ऐसा सवाल है जहां पे आपने पढ़ा होगा सब कुछ, बस इसको कैसे हम लोगों ने प्रेजेंट करना है अपने एग्जाम के अंदर, वो सबसे ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सबसे ज्यादा जो है वो रेलिवेंट रहेगा। क्लियर। चलिए हिस्ट्री के एक और सवाल के ऊपर जो है वो हम लोग मूव करते हैं। 18वां सवाल है, 18वां क्वेश्चन है, डिस्कस क्रिटिकली द रिलेशन बिटवीन सिरमौर एंड मुगल्स। क्लियर। तो देखिए अगेन हिस्ट्री का एक सिलेबस है जहां पे जो मुगल्स हैं और उनके रिलेशंस हिली स्टेट्स के अंदर हम लोगों को पता होना चाहिए। तो मुगल्स के रिलेशन नूरपुर के साथ देखने को मिलते हैं, मुगल्स के रिलेशंस कांगड़ा के साथ देखने को मिलते हैं, चंबा के साथ देखने को मिलते हैं, और उसी तरह से जो वो सिरमौर के साथ भी देखने को मिलते हैं। यहां पे हम लोगों को जो डायरेक्टिव दिया गया है वो दिया गया है डिस्कस क्रिटिकली। अब देखिए यार, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं और हम लोगों को जो वो डिस्कशन करनी होती है, क्लियर, और क्रिटिकली डिस्कशन करनी होती है, तो वहां पे बेसिकली हमारा जो ध्यान होता है वो हमने ये नहीं देखना है सिर्फ कि किस राजा के टाइम पे कौन कंटेम्पररी था, हमने इस प्रॉपर जो पूरा इनके रिलेशंस है इनके बारे में जो वो डिस्कशन करनी है। कि देखिए रिलेशन जो है वो नॉर्मली 2 तरह के रहते हैं। क्लियर। या तो रिलेशन जो है वो पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब आसान भाषा में फ्रेंडली रिलेशंस रहते हैं, जहां पे दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। या रिलेशन जो है उनकी एक नेगेटिव साइड होती है, यानी कि जो 2 राज्य है वो एक दूसरे के साथ जो वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर। जब हम लोग सिरमौर को एनालाइज करेंगे या सिरमौर को डिस्कस करेंगे, तो सिरमौर रियासत की जब बात की जाती है तो इन जनरल सिरमौर और मुगलों के जो रिश्ते थे, मुगलों के जो रिलेशंस थे, वो हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। हालांकि उसका एक नेगेटिव साइड भी होगा। नेगेटिव साइड क्या रहेगा यहाँ पे, कि जो सिरमौर है उसकी ऑटोनॉमी खत्म होगी, उसकी इंडिपेंडेंस खत्म होगी, और वो जो मुगल एम्पायर है उसको ट्रिब्यूट पेश करना शुरू कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है कि जब हम लोग क्रिटिकली डिस्कस करेंगे किसी भी चीज को, तो हमने दोनों डायमेंशंस को भी कवर करना है। नॉर्मली जैसे मैंने जिक्र किया, सिरमौर के अंदर या सिरमौर के साथ हमें पॉजिटिव रिलेशन ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी बात क्या है कि नॉर्मली जब इस आंसर को स्टूडेंट्स के द्वारा पिक किया गया होगा या किया गया है, तो उनका पूरे का पूरा दायरा जो है वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर ही नियंत्रित रहेगा, सीमित रहेगा। पर आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ पे कल्चरल एलिमेंट, मुगल आर्किटेक्चर के भी काफी अवशेष हमें पौंटा साहिब और नाहन के अंदर जो वो देखने को मिलते हैं। क्लियर। सिमिलरली जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, क्लियर, जो पूरा लैंड बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त जिसको हम लोग कहते हैं, जो मुगल एम्पायर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, उसकी इंट्रोडक्शन जो है वो सिरमौर के अंदर की जाएगी। जो भी कहीं ना कहीं जो वो किसका इन्फ्लुएंस रहेगा, मुगलों का इन्फ्लुएंस रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे जब हम लोग किसी चीज को क्रिटिकली डिस्कस करेंगे तो उसका जो दायरा है उसको हम लोगों को ब्रॉड करना है, उसको हम लोगों ने सीमित नहीं करना है कि बस जी राजाओं के नाम लिख दिया और उससे जो है वो हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्लियर। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर मैं इसका पहला एस्पेक्ट पिक करूंगा तो दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस है, तो यहाँ पे आपको राजाओं के नाम लिखने पड़ेंगे। क्लियर। जैसे अगर मैं धर्म प्रकाश और बुद्धि प्रकाश की बात करूंगा, अकबर और जहांगीर के लिए लॉयल रहे। शाहजहां की अगर मैं बात करूंगा तो शाहजहां ने जब श्रीनगर जो गढ़वाल वाले एरिया यानी कि आज हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है, श्रीनगर नाम की एक रियासत हुआ करती थी, जब शाहजहां ने उसको कंट्रोल करना था, कंकर करना था,
तो उस स्पेसिफिक टाइम पे जो सुभाग प्रकाश हुआ करते थे सिरमौर के राजा, उन्होंने उनकी मदद की थी, उनकी हेल्प की थी। और उसके साथ साथ जो शाहजहां की शाहजहां की बेटी हुआ करती थी बेगम जहानारा, क्लियर, उनको भी काफी ज्यादा जो फूल फ्लावर्स है, ठीक, पोमेग्रेनेट वगैरह जो है वो राजा के द्वारा भेजे जाते थे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को शाहजहां के टाइम पे सिरमौर के राजा जो है उनके बीच में फ्रेंड रिलेशन देखने को मिलेंगे, जहां पे पर्सनल रिलेशन भी होंगे, क्लियर, और उसके साथ साथ जो है वो पॉलिटिकल रिलेशन भी होंगे, क्लियर। तो जब हम लोग औरंगजेब की बात करेंगे तो जो राजा सुभाग प्रकाश है, अगेन ये औरंगजेब का भी कंटेम्प्रेरी रहेगा, क्लियर। तो जब भी औरंगजेब और उसके भाई के बीच की जो लड़ाई हो रही होगी, क्लियर, तो जो भी उनके बीच की कम्युनिकेशन है डन, उनके या दो जो दारो शेख और उसके बेटे सुलेमान शेख के बीच की जो है प्रॉपर जो कम्युनिकेशन हुआ करती थी, उसकी जानकारी जो है वो औरंगजेब को सुभाष प्रकाश के द्वारा दी जाती थी। तो आप लोगों को पता होगा दारो शेख और औरंगजेब के बीच में जो वो सत्ता की लड़ाई हुई, जहां पे सिरमौर के राजा ने जो औरंगजेब को समर्थन दिया, क्लियर। तो इन जनरल जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को मुगलों के और सिरमौर के जो है वो एक फ्रेंडली रिलेशन देखने को मिलेंगे। तो पहला जब इसका डिस्कशन का एस्पेक्ट रहेगा वो आ जाएगा। दूसरा कल्चरल एस्पेक्ट्स आ जाएगा, किस तरह से आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर इंपैक्ट रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, जुडिशियल प्रोसेसेस आए, रेवेन्यू मैनेजमेंट आया। और लेकिन जो इसका दूसरा साइड है, यानी कि हम लोगों ने देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइड को निकालना मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जो प्रश्न हमसे पूछा गया था, जो सवाल हमसे पूछा गया था, वहां पे हमने दोनों साइड जो उनको कवर करना है। तो यहाँ पे जो वो बेसिकली हमारा एक लॉस ऑफ ऑटोनॉमी जो है वो आ जाएगा कि किस तरह से जो सिरमौर है उसको मुगलों को अपना ट्रिब्यूट जो है वो पेश करना पड़ा, क्लियर। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आप लोगों के द्वारा एड्रेस किया जाना था, डन। चलिए एक और सवाल के ऊपर हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन है राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन, ये क्वेश्चन है राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन डंडरा इंसिडेंट ऑफ बिलासपुर। तो डंडरा बेसिकली डंडा शब्द से निकला। ये शब्द इसलिए यूज किया गया क्योंकि जब रिवोल्ट हुआ या कंफ्लिक्ट हुआ राजा का और लोकल लोगों का, तो उस समय पंजाब से पुलिस बुलाई गई, क्लियर। और पंजाब की जो पुलिस थी उसने डंडों का बहुत भारी यूज किया उस स्पेसिफिक जो कंफ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करने के लिए। इसलिए क्योंकि डंडों का बड़ा भारी जो है वो यूज किया गया, इसलिए जो इसको डंडरा कंफ्लिक्ट के नाम से जो है वो पुकारा जाता है, क्लियर। अब देखिए जब ये सवाल है राइट ए क्रिटिकल नोट, अब देखिए नॉर्मली जब क्रिटिकल नोट हम लोगों को लिखना होता है तो क्रिटिकल नोट में हम लोगों को सारे एस्पेक्ट्स कवर करने पड़ते हैं। मतलब क्या फैक्टर्स थे जिनके कारण ये इंसिडेंट हुआ, क्या इसका इंपैक्ट देखने को मिला, क्या इसका कोर्स ऑफ एक्शन है, क्लियर। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है कि नो डाउट जब ये इंसिडेंट हुआ तो स्पेसिफिक टाइम पे आनंद चंद जो हैं वो राजा कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन आनंद चंद की जब हम लोग किताब को पढ़ते हैं तो आनंद चंद अपने आप को मेंशन करते हैं कि 1933 से जो है वो बिलासपुर के राजा बने। 1929 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। 1929 से लेकर 1933 के बीच में एक जो रेजिडेंट ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करता था, क्योंकि इनडायरेक्टली बिलासपुर भी अंग्रेजों के नियंत्रण में ही था, तो जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उसके द्वारा एक काउंसिल की फॉर्मेशन की गई थी और उस स्पेसिफिक काउंसिल ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जहां पे जब हम आनंद चंद की किताब पढ़ते हैं तो वो उन डिसीजंस को कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी करता है, क्योंकि ये सारे का सारा इकोनॉमिक रिसेशन का टाइम था 1920s वाला, और बिलासपुर की जो स्थिति थी, बिलासपुर की सिचुएशन जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो बहुत सारे टैक्स मेजर्स जो वो स्पेसिफिक काउंसिल के द्वारा अख्तियार किए गए जो लोगों को पसंद नहीं आए और लोगों ने जो है वो रिवोल्ट शुरू कर दिया, क्लियर, या लोगों ने जो वो कंफ्लिक्ट शुरू कर दिया, राजा के जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ कॉपरेट करना खत्म कर दिया। तो बेसिकली ये जो पूरे का पूरा जो कंफ्लिक्ट था ये अंग्रेजों के द्वारा इन्फ्लुएंस की हुई पॉलिसीज या इंट्रोड्यूस की हुई पॉलिसीज थ्रू काउंसिल्स और जो लोग थे जो उसको मानने से मना कर रहे थे उनके बीच का कंफ्लिक्ट था। आनंद चंद क्योंकि माइनर था, एज बहुत कम थी उस स्पेसिफिक टाइम पे, तो आनंद चंद की बड़ी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो हमें देखने को नहीं मिलती है। हालांकि लोग ये इसमें लिखा भी जाता है कि आनंद चंद के पास जब वो मिलने गए भी थे, लेकिन आनंद चंद जो है उन्होंने उसकी सुनवाई नहीं की, लेकिन उनकी एज उस स्पेसिफिक टाइम पे बहुत ज्यादा कम हुआ करती थी। आई थिंक 14-15 साल के आसपास की एज थी, क्लियर। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है उसका कंटेक्स्ट आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ जो वो और भी मल्टीपल फैक्टर्स थे। एक तो टैक्सेशन का लगाना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। सबसे बड़ी बात थी कि इनकम के ऊपर कभी भी टैक्स उससे पहले नहीं लगाया गया था। पहली बार 1929-30 में जो वो टैक्स लगाना शुरू हुआ और लोगों ने, और जो फिशिंग थी उसके लिए लाइसेंस बनाने की बात की गई, क्लियर, कि ऐसा नहीं था पहले हर एक इंसान जिसका मन करता था वो फिशरी ना फिश जो है उनको कलेक्ट कर पाता था, लेकिन उसके बाद जिनके पास लाइसेंस था सिर्फ वही उसको कलेक्ट कर सकते थे। इसके साथ साथ जो बाकी ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, वो लोगों के साथ हमेशा भेदभाव किया करते थे, डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, और जो वुमेन है उनकी स्थिति भी बड़ी ज़्यादा अच्छी, स्पेसिफिकली जो ऑफिशियल्स थे वो अच्छी ट्रीटमेंट जो वो वुमेन के साथ नहीं किया करते थे। तो ये कुछ फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो कहीं ना कहीं जो बहादुरपुर परगना कंफ्लिक्ट के नाम से भी जिसको हम लोग जानते हैं, या डंडरा कंफ्लिक्ट या इंसिडेंट के नाम से भी जिसको हम लोग जानते हैं,
तो पहला जो हिस्सा है वो यही रहेगा कि कैसे जो वो काउंसिल की फॉर्मेशन हुई, 3 मेंबर जो है वो काउंसिल्स थी, क्लियर, उसके द्वारा कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए, इनकम टैक्स जो है उसको इम्पोज किया गया, फिशिंग जो है उसको विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिट किया गया, रेंट जो है वो वाटर मिल्स के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया, फॉरेस्ट ऑफिसर्स की डिस्क्रिमिनेशन थी, क्लियर। तो 1930 में यही कारण था, लोगों ने जो वो रेबल करना शुरू कर दिया, क्लियर। तो पहले तो इसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या क्या रहेंगे। दूसरा हिस्सा जो वो इसका क्या आ जाएगा कि कन्फ्लिक्ट की जो शुरुआत है, तो कन्फ्लिक्ट की जो शुरुआत है वो जो जमींदार और फार्मर्स थे उनके द्वारा की गई, जो बहादुरपुर परगना को बिलोंग करते थे, इसलिए इसको हम लोग बहादुरपुर परगना कन्फ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। धीरे धीरे लोगों ने जो है वो राजा के जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ, या जो काउंसिल्स के ऑफिशियल्स थे उनके साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया। शुरुआती दौर में जो इस स्पेसिफिक काउंसिल को लीड कर रहे थे उनका नाम क्या था, उनका नाम मिस्टर चंदूलाल था। बाद में जब उनसे ये कन्फ्लिक्ट जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो जो ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करते थे जेम्स फिट्जपैट्रिक, उनके द्वारा जो है उनको रिप्लेस कर दिया गया, और मान सिंह जो है वो उनको नया जो टेम्परेरी हेड है या टेम्परेरी होम मिनिस्टर है या टेम्परेरी प्रेसिडेंट है, सॉरी, वो अपॉइंट कर दिया गया, क्लियर। तो मान सिंह वैसे लोकल लोगों में से एक थे, तो लगा कि शायद इस कन्फ्लिक्ट को जो वो रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इनके आने के बावजूद भी ये कन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, क्लियर। और उसके बाद जो वो पंजाब से पुलिस मंगाई गई, जैसे मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, डंडों का यूज हुआ और फिर जाके जो इस रिवोल्ट को सप्रेस किया गया, क्लियर। तो देखिए ये स्पेसिफिक जो डंडरा इंसिडेंट है, इसका जिक्र आजादी का जो महोत्सव रहा हमारा 75 साल रहे, वहां पे इसका जिक्र किया गया कि किस तरह से जो लोग हैं उन्होंने इंपीरिकल पावर्स के खिलाफ जो है वो अपनी आवाज उठाई, और ये कहीं ना कहीं आने वाले जो लोग थे, आने वाले जो जनरेशन थी, उसके लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहा, प्रेरणा का सोर्स रहा, क्लियर। तो जब क्रिटिकल नोट आ जाता है तो वो चीजों को थोड़ा सा खोल देता है। सिर्फ इवेंट्स लिखने से, सिर्फ पॉइंट्स लिखने से जो वो कुछ नहीं होगा, आप लोगों को इस प्रॉपर चीज को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्लियर। और ध्यान रखना, जो इंपैक्ट है ना किसी भी तरह की मूवमेंट के इंपैक्ट को अगर हम लोगों ने असेस करना है, तो हम लोग इसी नहीं डायमेंशन से जो असेस कर सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई हुई, कैसे फ्यूचर जनरेशन को प्रेरित किया गया, क्लियर, कैसे डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए इन जनरल फाइट हमें देखने को मिली, कैसे लोगों ने जो है वो एक करेज दिखाया, क्लियर। जो इंपीरियल पावर्स थी उनके लिए एक साइन था कि लोग जो है वो कभी भी इकट्ठे हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि जो जहाँ पे जो डायरेक्ट ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वहीं पे ही जो लोग, या जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स भी रूल कर रही थी, वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स डेवलप होने शुरू हो चुके थे, क्लियर। तो ये पूरे की पूरी स्टोरी है, होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोनों चीजें मैंने आप लोगों के साथ जो वो डिस्कस कर ली। तो ये डंडरा इंसिडेंट जो इसके बारे में शायद आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, क्लियर। चलिए बाकी सीधा ही सवाल है जो आया हुआ है, तो चलिए बाकी गवर्नेंस में डिस्कस होगा। चलिए वापस आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो, इनको मैं काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो वो पर्सनली कंसीडर करूंगा। जो 4 नंबर में सवाल आए हैं, काफी थॉटफुल सवाल थे। 8 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों ने देख ही लिए, ये बड़े ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे। हाँ, डांडरा मैं मानता हूं अगर नहीं आप में से किसी ने किया होगा तो कोई ज्यादा गलती आपसे नहीं हुई होगी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो शायद इसको नहीं कर पाए होंगे। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आप लोग जो है वो मेरे को गलत साबित करो, और मैं चाहता हूं कि आप में से काफी लोगों ने मेरे को गलत साबित किया, क्लियर। लेकिन कभी क्या होता है कि जो मुश्किल सवाल है उसको छोड़ना नुकसानदायक नहीं होता, आसान सवालों को छोड़ना जो है वो नुकसानदायक होता है, क्लियर। अब देखिए 14 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कल्चरल एस्पेक्ट से सवाल पूछा गया लास्ट टाइम, जो है वो इसी तरह से हम लोगों को कल्चरल एस्पेक्ट्स के ऊपर मैरिज में जो नए तरह का तरीका इंट्रोड्यूस किया गया उसके ऊपर सवाल था। इस बार फेज एंड फेस्टिवल्स के ऊपर क्वेश्चन है, क्लियर। तो क्वेश्चन देख लीजिए, मेजर ट्रेडिशनल फेज एंड फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडरगॉन ट्रांसफॉर्मेशन, दे आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग डिस्टेंट फ्रॉम द फोक ट्रेडिशंस एंड हेरिटेज, हाउ डू यू इवेल्युएट दिस चेंज। अब देखिए यहां पे एक स्टेटमेंट दी गई, क्लियर, की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्लियर, और जो हमारे यहाँ पे फेज जो ट्रेडिशंस हैं, हेरिटेज है, वो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी रेलेवेंस को खत्म कर रही है, क्लियर। अब अगला है जो आपने बेसिकली आंसर करना है, वो है ये स्टेटमेंट दी गई आपको, हाउ डू यू इवेल्युएट दिस चेंज, आपकी इवेल्युएशन क्या है। तो देखिए आपकी इवेल्युएशन हो सकती है, आप इस स्टेटमेंट से एग्री कर सकते हो और अपना आर्गुमेंट दे सकते हो, ये भी हो सकता है आप इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हो, आपकी इवेल्युएशन है कि जी नहीं स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है, क्लियर, तो आप वो भी लिख सकते हो। हाँ, आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट पार्शली सही है, ये स्टेटमेंट पार्शली गलत है, तो वो भी आप लिख सकते हो, डन। तो जब आपसे आपका ओपिनियन माना जाता है तो आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पर ध्यान रखना जब आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाता है, आपका ओपिनियन मांगा जाता है, तो और आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डन। तो आप लोगों को जो है वो दोनों तरह के पॉइंट जो है उनको इनकलकेट करना पड़ता है, क्लियर। तो देखिए इस चेंज के नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड का मतलब कि देखिए हमेशा, ये मैं बार बार आप लोगों के साथ मेंशन भी करता हूं कि जो भी स्टेटमेंट दी जाती है इसको हम लोगों ने जस्टिफाई भी करना है कि स्टेटमेंट क्यों दी गई है। तो देखिए जो कमर्शियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन है, ये बेसिक 2 ऐसी प्रोसेसेस है जो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डन।
और साथ में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या है कि जो कल्चरल ऑथेंटिसिटी है वो कहीं ना कहीं जो है वो खत्म होती हुई देखने को मिल रही है। हमारे जो कल्चरल रिसोर्सेज हैं वो लॉस हो रहे हैं। पहले जो हमारे यहाँ पे जो अपने लोकल फोक सॉन्ग्स हुआ करते थे उनको गाया जाता था, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि डीजे कल्चर जो वो आना शुरू हो चुका है। लेकिन साथ में इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं। पॉजिटिव साइड्स क्या है कि जैसे है ना, सामान जो है वो पहले सिर्फ हमारा लोकल बिका करता था, आजकल जो है वो हर जगह का सामान जो है वो हम लोगों को सेल होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है कि डिजिटल रीच हो गई है, क्लियर, कि मॉडर्नाइजेशन के कारण ही जो है, मॉडर्नाइजेशन के कारण या कमर्शियलाइजेशन के कारण जो वो डिजिटली ज्यादा लोगों तक जो है हमारा कल्चर पहुंच रहा है, और उसके साथ साथ हमारे जो लोकल लोग हैं उनको क्या हो रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो रहा है। डन। तो चाहे कल्चरल रेलेवेंस जो वो आप लोग नो डाउट जो है वो उसके ऊपर इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका दूसरी साइड ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो वो हमारा कल्चर पहुंच रहा है। और जिन लोगों को हिमाचल प्रदेश के बारे में बहुत पता नहीं था, वो इन्हीं कल्चरल फेस्टिवल्स के जरिए जो है वो हिमाचल प्रदेश को जान रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को समझ रहे हैं। क्लियर। तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के ये दो एस्पेक्ट्स, एक एक दो पॉइंट्स जो है वो अगर आप लिखोगे तो 4 नंबर में जो वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, status of women in India has been a critical theme for a long time in any development discourse. What is your assessment of gender development in Himachal Pradesh? Give reasons and cite facts to highlight your argument. I think ये काफी मुश्किल सवाल है, पर क्योंकि वुमेन से रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड सवाल है, तो नॉर्मली जब भी हम लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जेंडर से रिलेटेड हमारे पास डाटा जरूर होता है, फैक्ट्स जरूर होते हैं। तो जिन्होंने थोड़ा सा प्रिपरेशन, बेसिक लेवल की प्रिपरेशन जिनकी ठीक होगी, शायद वो इस सवाल को सही कर पाए होंगे। क्लियर। क्योंकि जो भी आप अपना आर्गुमेंट देंगे, क्लियर, जो भी आप अपनी पॉजिटिव साइड लिखोगे, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई करना है। अब देखिए वही वाली बात आ गई यहां पे भी कि आपकी जो असेसमेंट है जेंडर डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो पॉजिटिव असेसमेंट भी हो सकती है, जहां पे हमें पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही हैं कि जी हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा तो स्पेसिफिक टाइम पे जितने भी पंचायतों के अंदर मेंबर्स हैं उनमें 58% जो वो वुमेन है, वैसे भी 50% की रिजर्वेशन है तो 58% के आसपास वुमेन देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, हमने कोशिश करनी है अलग अलग स्फेयर को कवर करने की। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की जो वो हम लोग अगर बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 2021-22 जो हमारा एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, अब देखिए डाटा जो है ये रेफरेंसेस जो हम लोगों को पिक करनी पड़ेगी, जहां पे टोटल लेबर फोर्स 15 से लेके 59 एज ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, ओवरऑल नहीं कर रहा हूं। वहां पे 49% के आसपास जब हम लोगों को रिजर्वेशन देखने को मिल रही, सॉरी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। जो नेशनल एवरेज उसमें पार्टिसिपेशन 32% है, ये वाली पार्टिसिपेशन जो हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। क्लियर। तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो है वो भी पॉजिटिव है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हेल्थ की अगर हम लोग बात करेंगे तो हेल्थ में जो है वो जो आपका मैटर्निटी जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं 91% के आसपास इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं, बेटर है। और उसके साथ साथ जो MMR है, ठीक है, मदर मोर्टेलिटी रेट है, वो 55 के आसपास है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुकाबले जो वो अच्छा है। मतलब हेल्थ की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर वुमेन यानी कि जो जेंडर डेवलपमेंट है वो हम लोगों को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देखने को मिल रही है। बट एट द सेम टाइम दूसरा साइड भी है, जो चैलेंजेस हैं वो क्या है कि पेट्रियार्कल सोशल नॉर्म्स हैं। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि सेक्स रेशियो जो है वो स्पेसिफिकली 0 to 6 ईयर्स की वो कम होती हुई हम लोगों को देखने को मिल रही है। सिमिलरली अभी रिसेंटली जो वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 का डाटा था, जहां पे जो वायलेंस है वुमेन के खिलाफ वो हम लोगों को इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। क्लियर। तो ये यानी कि जब कल्चरली एक्सेप्टेंस जो वो रिलेटिवली कम है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कुछ हद तक हमें देखने को मिल रही है, कुछ हद तक वहां पे भी चैलेंजेस जो है, स्टीरियोटाइपिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो चैलेंजेस और कंसर्न्स में तो और भी पॉइंट्स आ सकते थे, बस ये था कि हम लोगों को यहाँ पे दोनों की दोनों जो साइड्स हैं, दोनों की दोनों जो शेड्स हैं वो अपने आंसर के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं दिखानी थी। क्लियर। तो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है बस होपफुली, बाकी आप इसको एक बार रीड करिएगा पूरे उसको, वहां से आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बस मेन बात है कि किस तरह से जो वो चीजों को हम लोगों ने ऑब्जर्व करना है वो ज्यादा रेलिवेंट है। नेक्स्ट है, हाउ हैज द स्प्रेड ऑफ मास मीडिया इंपैक्टेड द कल्चर ऑफ हिमाचल स्पेशली दोज inhabitants in the far off areas and the higher altitudes। क्लियर। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे सवाल अगेन वही है, आपसे आपका पॉइंट पूछा गया तो आप इसका मास मीडिया जैसे आपका टेलीविजन आ गया, आपका जो है वो आजकल तो हम इसको डिजिटल मीडिया इंटरनेट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर आ गया। क्लियर। तो जो हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं वहां पे पॉजिटिव साइड भी है कि उनकी परेशानियां जो वो ज्यादा जगहों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन नेगेटिव साइड भी है कि वहां पे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल है। आज भी हम लोग देखते हैं कि हमारे जो पहाड़ी हाई ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये जो आप सारे लोग फोन को चार्ज करते रहते हैं और इंटरनेट को एक्सेस करते रहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी उन लोगों के पास थोड़ी सी डिसएडवांटेज हो जाएगी। क्लियर।
तो सवाल यहाँ पे सीधा सीधा क्या है कि अगेन वही वाली बात कि पॉजिटिव साइड भी है कि लोग जो हाई ऑल्टीट्यूड वाले लोग हैं, मास मीडिया से जो है उनकी बातें लोगों तक पहुंच रही हैं, क्लियर, वो उन तक एजुकेशन भी पहुंच रही है, लोग भी उनके बारे में जान रहे हैं, उनके कल्चर को पहचान रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो वो लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है, एक्सेसिबिलिटी चैलेंज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। साथ में जो वो हर एक का कल्चर डिफरेंट रहता है, और जब मास मीडिया जो नॉर्मली जो वो मॉडर्न आइडियाज को प्रमोट करती है, प्रोपोगेट करती है, तो उसके जरिए एक तरह की यूनिफॉर्म जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्लो करती है। और जब इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी तो शायद जो कल्चरल एस्पेक्ट होंगे हमारे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में, जहां पे नॉर्मली हमें ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वो रिलेटिवली जो है वो अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगेन जब आपसे सवाल पूछा तो इम्पैक्ट जो है वो दोनों रहेगा। ये कल्चर को प्रमोट कर सकता है, एजुकेशन के लिए बहुत सही है, लेकिन साथ में जो है वो लैंग्वेज बैरियर है ना, लोकल भाषाएं जो है उनको समझना और लोकल लोगों के द्वारा इनकी भाषाओं को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्लियर। और कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर जो वो मास मीडिया के द्वारा जो है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जहाँ पे बाहरी दुनिया की जो चीज़ें उनको वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करके लोगों का कल्चर जो वो चेंज हो रहा है। तो दोनों के दोनों जो इम्पैक्ट हैं वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में जो डिजिटल डिवाइड है, क्लियर, या मास मीडिया डिवाइड है, जहाँ पे प्लेन एरियाज यानी बाकी जो लोग हैं वहाँ पे किसी भी चीज़ की, टेलीविजन की, इंटरनेट की, न्यूज़पेपर की जो एक्सेसिबिलिटी करना है वो कंपेरेटिवली ईजी है, लेकिन इन एरियाज में जो है वो उसको एक्सेस करना जो वो रिलेटिवली डिफिकल्ट है, मुश्किल है। तो इस तरह से जो इसमें एक और पॉइंट भी आप लोग ऐड कर सकते हो, क्लियर। अगेन अंडरलाइन द की चैलेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, वही वाली बात, ज्योग्राफिकल चैलेंज क्या है, एक्सेसिबिलिटी का इशू है, कल्चरल चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्थ केयर एक्सेस है, एजुकेशनल रिलेटेड जो है वो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो यहाँ पे आएंगे। आई थिंक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्लियर। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। डेवलपमेंट पैराडाइम मस्ट रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड ज्योग्राफीज, क्लियर। तो दो हिस्से हैं, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड ज्योग्राफीज। इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हाट स्पेसिफिक फोकस वुड यू रिकमेंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिली स्टेट्स इन लाइक हिमाचल प्रदेश। मतलब आपने क्या सजेशन देनी है, लेकिन ध्यान रखना जब आप सजेशन दोगे तो आपने जो कल्चरल डाइवर्सिटी है हमारी और उसके साथ साथ जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसको भी एड्रेस करना है। और ये क्वेश्चन जो वो करंट इस स्पेसिफिक टाइम पे जो हम लोगों ने इसी साल देखा कि किस तरह से जो वो त्रासदी हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अलग अलग एरियाज के अंदर आती हुई देखने को मिली, तो वो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, यानी कि जब आप डेवलपमेंट करोगे तो हमारी ज्योग्राफी को समझना, हमारी ज्योग्राफी को देखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। ब्लास्टिंग से प्रॉब्लम आ रही है, डबल लेनिंग करने से जो पहाड़ है वो कमजोर हो रहे हैं, और उसका इंपैक्ट आप सब लोगों ने स्पेसिफिक टाइम पे, चाहे मैं कुल्लू की बात करूं या उसके साथ साथ जो है वो अगर मैं शिमला की भी बात करूं, तो उस पूरे के पूरे इंपैक्ट को आप सब लोगों ने स्पेसिफिक टाइम पे देखा होगा, क्लियर। तो जब आप लोग सजेशंस की बात करोगे, पहले तो आप एग्री करोगे कि कैसे जो है वो डेवलपमेंट जो इन चीजों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, नहीं कर रही है, क्योंकि रिसेंटली हमें ऐसे इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ में जब आप सजेशंस दोगे तो सजेशन सिर्फ ज्योग्राफिकली नहीं होने चाहिए, सजेशन जो है वो हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके अंदर भी होनी चाहिए, क्लियर, कि कैसे हमारी जो ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट है, ठीक है। डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट के नाम पे बड़ी फैक्ट्री खोल दी, उसमें खिलौने बन रहे हैं। बेटर है कि वो खिलौने जो है हमारे लोकल हाथों से बने हुए हो, लकड़ी से बने हुए हो, क्लियर। तो हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको प्रमोट करो, एजुकेशन करो, क्लियर। उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन है, क्लियर, यहाँ पे हमारे जो कथकुन्नी आर्किटेक्चर है उसको यूज करो, क्लियर। सिमिलरली जो डबल लेनिंग है उसको कहीं ना कहीं जो वो रीअसेस करो कि कहाँ पे जरूरी है, कहाँ पे जरूरी नहीं है, क्लियर। जो इको विलेजेस, इको टूरिज्म की जो साइट्स हैं, क्लियर, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है वो अपना ध्यान जो है वो अपना फोकस रखो, क्लियर। और ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम लोगों को यहाँ पे रखने थे, क्लियर। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए, चाहे वो कल्चरल डेवलपमेंट की बात की जाए, तो दोनों के दोनों एस्पेक्ट, हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी, हमारी कल्चरल प्रोटेक्शन के साथ साथ हम लोगों ने जो हमारा यहाँ का ज्योग्राफी है उसको भी अंडरस्टैंड करना है, और उस तरह से अलग अलग एरियाज के अंदर जो है वो डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे पुश फॉरवर्ड करना है, क्लियर। तो ये सारे के सारी जो चीजें हैं ये हम लोगों को हिमाचल प्रदेश में इस बार देखने को मिला। और हिमाचल प्रदेश का एक और सवाल पूछा गया, संजय विद्युत परियोजना। तो देखिए इसको कैसे भी लिख सकते हो आप लोग कि कहाँ लोकेशन है इसकी, कौन सी नदी पे है, क्या कैपेसिटी है, कब से ऑपरेशन शुरू हुए हैं, क्या इसका एलिवेशन एस्पेक्ट है, क्लियर। तो ये 3-4 पॉइंट से जो है वो आपका ये वाला सवाल जो है वो ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाना था, क्लियर। तो जो हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर प्रश्न आप लोगों को देखने को मिले उनको आप लोगों ने इस तरह से जो है वो कवर करना था। मेरी पर्सनल असेसमेंट क्या है, 8 नंबर के सवाल दांदरा को निकाल दिया जाए, डंडरा को निकाल दिया जाए तो बाकी इजी थे करना। हाँ, ये वाले जो 4 नंबर के थे शायद करना आसान ही होगा, लेकिन मेन है कि बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी। तो जो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की है वो काफी ज्यादा जो है वो रोल प्ले की होगी जिन लोगों ने स्पेसिफिक पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है
वो ध्यान रखिए, पेपर जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एग्जाम के अंदर जब हमें चेंजेस आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इस तरह के जो सवाल 4 नंबर में आए, पिछले साल का पेपर उठा के देख लीजिए, वहीं से आप लोगों को सारी की सारी चीजें जो है वो पता चल जाएगी। क्लियर? और साथ में वो स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वैल्यू एडिशन के जरिए जुड़े थे या हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को मैंने बार बार कहा कि जो वैल्यू एडिशन कोर्स है उसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए। अब वो पेपर से पहले हुआ है सारा, तो आप जाइए एक बार देखिए, आपको वहीं से पता चल जाएगा कि अगर आप उसको प्रॉपरली करके जाते तो कितना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता था, कितना नहीं हो सकता था। वो आप लोग जो एक बार खुद असेस कर लीजिए, वहां पे मैं किसी भी तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। डन? तो यही जो है वो मैं अपना सेशन को कंक्लूड कर रहा हूं, और बाकी जो है वो होपफुली आप लोगों ने बाकी टीचर्स के सेशन देख लिए होंगे और कुछ के अभी देखोगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए डिस्कशन में हम जो 2-3 क्वेश्चंस आपके जो हैं जो गवर्नेंस के साथ ओवरलैपिंग हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। अब जो आपका HAS 2023 मेंस का GS पेपर 1 कंडक्ट किया गया है HPPSC द्वारा, है ना। तो 8 और 9 क्वेश्चन है जो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी आर लाइक ट्विन्स, क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। तो देखिए यहां पे आपका जो डायरेक्टिव वर्ड दिया है वो क्या दिया है? क्रिटिकली एग्जामिन, विच मीन्स कि आपको दोनों पक्ष जो हैं, दोनों पहलू जो हैं वो रखने पड़ेंगे यहाँ पे, कि डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी जो कीवर्ड्स हैं जिनको लेके सवाल जो है बात कर रहा है। हालांकि 4 मार्कर है तो इसलिए बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे, हम सिंपली डिफाइन करेंगे, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का। अच्छा, लेकिन इसमें ध्यान के रखें क्योंकि डायरेक्टिव हमारा क्रिटिकली एग्जामिन की बात कर रहा है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज दोनों तरफ से कैसे हैं, कि मतलब डेमोक्रेसी होने से डेवलपमेंट प्रमोट कैसे होता है, या कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी इनकॉर्पोरेट करेंगे जहां पे डेमोक्रेसी ना होने के बावजूद भी डेवलपमेंट जो है वो हुई है, राइट। So the statement, that development and democracy are like twins is a complex one, and a critical examination reveals both similarities and differences. So when we talk about similarities, तो हम अपने जैसे इंडिया इंडिया की डेमोक्रेटिक सेटअप जैसे और कंट्रीज को यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है और आपस में दोनों की इंटरडिपेंडेंस है, जो कि एक काफी स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं रिलेशनशिप है। सो दे आर सीन एज द प्रोसेसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है दैट कैन लीड टू इंप्रूव्ड इंफ्रा, एजुकेशन, हेल्थ, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम कैन फॉस्टर पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, क्रिएटिंग ग्राउंड फॉर फर्दर डेवलपमेंट। व्हिच मींस यहां पे हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं एक साइड क्वेश्चन का कि दोनों आपस में म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग रिलेशनशिप शेयर करते हैं। देन both the concepts are interconnected and also influencing each other, जहां पे economic prosperity can provide resources for democratic institutions, उन संस्थानों को और मजबूत करने का काम कर सकते हैं, ठीक है। Further, while a stable and inclusive democracy can attract investment and create environment for which is conducive for growth, मतलब अगर अच्छे स्थिर स्टेबल स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है तो ऐसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करेंगे? आपकी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे। सो दैट विल बी द फर्स्ट साइड। दूसरा एस्पेक्ट जो रहेगा डिफरेंसेस के बारे में बात करेगा। क्या बात करेगा? कि डिफरेंट पेस हो सकता है एंड इवन देयर कैन बी कंफ्लिक्टिंग टेंडेंसीज और कंफ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज। जैसे डेवलपमेंट कई बार हम टैंजिबल टर्म्स में जीडीपी या पॉवर्टी रेट्स के साथ मेजर करते हैं, बट डेमोक्रेसी इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज लेस, यू कैन से, क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल का मतलब यहां पे आप एक सेट स्केल के ऊपर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को नाप नहीं सकते। So this can lead to situations where economic growth occurs under authoritarian regimes across the world. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे you can quote People's Republic of China, right? So questions about whether true development is taking place or not under them, it becomes slightly questionable. दूसरा, शॉर्ट टर्म में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं दे माइट प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक प्रोग्रेस ओवर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। यहां पे आप ये समझ सकते हो कि यार जरूरी नहीं है कि हर जगह कंसेंसस बन पाए, लेकिन उस वक्त में भी इट इज द नीड ऑफ द आवर कि हमें वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को इनिशिएट करके उसको एग्जीक्यूट करना ही चाहिए। लेकिन अगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मे बी एट टाइम्स यू हैव टू फाइंड अ वे आउट over these democratic processes that leads to concerns about displacement, environmental damage and lack of participation. तो priorities जो हैं वो आपस में उनका conflict भी हो सकता है, जो कि दिखता भी है कई दफा। तो ये दो आपके जो हैं aspects इससे question के address हो जाएंगे। चलिए then further
दूसरा जो एक और क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बॉटम अप अप्रोच, सॉरी बॉटम अप अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स। तो देखिए अब यहाँ पे ये आपके कीवर्ड हैं, बॉटम अप अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट, और सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टिव वर्ड यूज किया है कि भाई बता दो सिंपली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स। तो मेन फीचर्स पे आने से पहले आप सिंपली बता सकते हैं कि देखो ये अप्रोच क्या है, यू कैन डिफाइन इट दैट दिस इज एन अप्रोच दैट अलाउज लोकल कम्युनिटी एंड लोकल प्लेयर्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, define development course for their area in line with their own views, expectations and plans can be termed as bottom up approval of development and admin। ठीक है, then if we come to the main features, subsequently इसको introduce करने के बाद तो आप क्या करेंगे कि आपको ये 4-5 फीचर्स जो हैं दिखते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो किसके थ्रू होगी, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू होगी, मीडिया के थ्रू होगी, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू होगी, फेयर्स एंड एग्जीबिशंस भी हो सकते हैं। ये कहां पे होगा, इनिशियल फेज में होगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ये अप्रोच कैसा है आपका, बॉटम अप अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट। देन वी कैन कम टू कंसल्टेशन, कि कंसल्टेटिव होना जरूरी है, विच कैन हैपन at through audits at the level of local self government, grassroots level basically आप कह सकते हैं, जहां पे आप देख रहे हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का फायदा उठाया जा सकता है, अर्बन लोकल बॉडीज को बीच में लूप में लिया जा सकता है। देन अबाउट डेवलपमेंट विच इज जॉइंट डेवलपमेंट, किनके द्वारा, स्पेशलिस्ट के द्वारा, वर्किंग ग्रुप्स, सेक्टर्स कंसर्न, इंटरेस्ट ग्रुप्स, डन ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट, इंप्लीमेंटेशन एंड पार्टिसिपेटरी इवैल्यूएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि भाई इसके बिना आप फीडबैक मैकेनिज्म इनिशिएट नहीं कर रहे हो, आपको जो है पता ही नहीं चलेगा कि ग्राउंड पे सही से काम उस चीज में हुआ नहीं हुआ, कैसे क्या चीज जो है इंप्रूवमेंट मांगती है। एंड लास्टली कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, दैट इज व्हिच इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेटरी सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, डेफिनेशन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन, स्ट्रेटजीज, न्यू एनालिसिस फॉलोइंग द पार्टिसिपेटरी इवैल्यूएशन। So that you can say includes the features। ठीक है, चलिए, हाँ, तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन था जो इस पार्ट में फॉल कर रहा है, दैट इज करप्शन इज लाइक अ टर्माइट दैट डिस्ट्रॉयज द बेस्ट ऑफ सिस्टम्स, व्हाट सजेशंस वुड यू प्रिस्क्राइब फॉर अ रोबस्ट एंड करप्शन फ्री सिस्टम इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे आप, क्योंकि ये 20 मार्कर है तो हमें इलैबोरेट करके बात करनी पड़ेगी करप्शन जो एक फिनोमेना है, और क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपको सजेशंस बताने पड़ेंगे कि रोबस्ट और करप्शन फ्री सिस्टम जो है कैसे आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आप यूज कर सकते हैं नोलन कमेटी की रिकमेंडेशंस को यूज कर सकते हैं, आप बाकी और कुछ सजेशन जो है एसएआरसी से इनकॉर्पोरेट करके दे सकते हैं यहाँ पे। तो आप डिफाइन करने से स्टार्ट कर सकते हैं, इट कैन बी अ डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन विच कैन स्टार्ट लाइक करप्शन जो है कैसे, क्या होता क्या है करप्शन। Then if you want to further slightly elaborate कि reasons क्या है करप्शन के पीछे, lack of transparency, weak institutional framework, है ना, ineffective legal framework, ये और जो है exacerbate करता है सिचुएशन को। Then you can say low salaries, red tapeism, bureaucracy का, political interference, lack of whistleblower protection बहुत बड़ा मुद्दा है। डिस्पाइट द विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया भी हुआ, उसके बावजूद भी इनमें हमें देखने को मिलता है कि दिक्कतें हैं। फिर आप आएंगे दूसरा जो आपका मेन इशू है, दैट इज कि क्या आप सजेशंस दे रहे हैं कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है या रोबस्ट सिस्टम में कैसे क्रिएट किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन से करप्शन को वीड आउट करने के लिए। सो यू कैन कम ऑन टू दीज recommendations, दैट इज establishing certain moral boundaries, promoting accountability, transparency, establishing and promoting trust, प्रमोटिंग सिविक वर्चू, भाई कुछ ऐसी जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए नागरिकों के बीच में, कुछ मोरालिटी के बेसिस पे, है ना, कि आप अगर ब्राइब कोई टेक कर है तो डेफिनेटली देयर इज अ ब्राइब गिवर आल्सो, राइट। देन सपोर्ट रूल ऑफ लॉ, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन जो ऊपर बात की थी। देन वेरी इंपॉर्टेंटली, वेरी 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 सिग्निफिकेंट, यू मस्ट नॉट इग्नोर द नोलन कमेटी, है ना, कि नोलन कमेटी जो है इन यूनाइटेड किंगडम outlined 7 ethical values embodied by public officials, civil servants, bureaucrats, civil society citizens to eliminate corruption. That is selflessness, कि भाई आप उसी जो है निष्ठा भाव से सेवा दे रहे हैं, आप पब्लिक ऑफिशियल हैं, है ना, आप वेलफेयर के लिए प्रतिबद्ध हैं। सो
सेल्फलेसनेस, इंटेग्रिटी, जो आप सोचते हैं वही आप कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, इंटेग्रिटी एंड लीडरशिप। तो इंटेग्रिटी दैट इज कि आप अगर ऑनेस्टी का आप प्लेज लेकर आए हैं, आप जो आपके सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं उनको आप अवॉइड करने के लिए बात जो है करते हैं, आपने उसके लिए प्लेज लिया है, तो आपने ओथ ली है, तो आप उस ओथ को जो है ट्रांसलेट भी करें अपने डे टू डे फंक्शनिंग में। ओनली देन वी कैन से दैट वी कैन वीड आउट करप्शन एंड वी कैन पुट इन प्लेस अ रोबस्ट सिस्टम। ठीक है जी, सो दैट इज हाउ यू नीड टू सम द एंटायर थिंग। के कंक्लूजन में आप बोल सकते हैं कि ठीक है, इट्स अ टर्माइट, जो एक ऐसी घुन है, एक ऐसी आप कह सकते हैं दीमक है जो खा रही है सिस्टम को अंदर से, एंड इट्स अ मिरर ऑफ अ पर्सन's personality which shows how a person can take advantage of opportunities due to vices like greed, dissatisfaction, habit and mentality which need to be won upon। क्योंकि असली जीत जो है वो तभी होती है जब आप अपने खुद के अंदर जो बुराइयां हैं, जो वाइसेस हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करके उनसे ओवरकम होकर आगे बढ़े। सो दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, चलिए।